जायन चाय घर से निकलने के बाद अपनी गुफा निवास पर उड़कर नहीं लौटा, बल्कि वह सड़क के किनारे पैदल चलता रहा और अचानक पास की एक दुकान के पीछे के कोने पर मुड़ गया, जहां पहुंचकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांतिपूर्वक चुपचाप खड़ा हो गया। काफी लंबे समय बाद जायन ने भौहें सिकुड़ी और आंखें खोलीं, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी आध्यात्मिक ज्योति को चुपके से चाय घर की ओर भेजकर उनके कमरे में हो रही बातचीत सुनने का प्रयास किया था, लेकिन उनके कमरे के पास पहुंचते ही उसे एक प्रतिबंध की परत ने रोक दिया। ये प्रतिबंध उच्च कोटि के तो नहीं थे और जायन की आध्यात्मिक ज्योति से आसानी से भेदे जा सकते थे, लेकिन ऐसा करने से भारी हंगामा मच जाता और उनकी गुप्त जासूसी की योजना नष्ट हो जाती। इसलिए जायन जबरदस्ती आगे न बढ़ सका और अपनी आध्यात्मिक ज्योति वापस खींच ली। लगता है मधुर्या ध्वनि संप्रदाय को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, उन्होंने कोई भी कमजोरी का फायदा न उठाने लायक छेद नहीं छोड़ा। जायन ने ऐसा कहते हुए अपना मुंह खोला और 1 इंच लंबी हरी खंजर को थूक दिया, फिर उसे उड़ान भरने के लिए प्रयोग करके अपनी गुफा निवास पर लौट आया। निवास पहुंचने पर जायन अपने गुप्त कक्ष में गया और राक्षस प्राणी की सामग्रियों वाले भंडारण थैले को निकाल लाया। फिर उसने खंडित आत्मा को बुलाया और सुरक्षा हेतु उसे साथ लेकर चाय घर वापस जाने का फैसला किया, जिसकी आने जाने वाली यह यात्रा कई घंटों में पूरी हुई। सौभाग्यवश जब जायन और खंडित आत्मा चाय घर लौटे तो काव्यानयन का अधीनस्थ मध्यम आयु का व्यक्ति चिंतित होकर उसका इंतजार कर रहा था, और जायन को आते देख वह खुशी से भरा चेहरा लिए तुरंत अंदर दौड़ गया। जायन ने देखा कि वह काव्यानयन को सूचना देने गया था तो उसे कोई आपत्ति न हुई, बल्कि वह शांत भाव से खंडित आत्मा के साथ अंदर प्रवेश कर गया। जब जायन उनके कमरे तक पहुंचा तो युवती और मध्यम आयु का व्यक्ति सम्मानपूर्वक उसका इंतजार कर रहे थे, और युवती ने सावधानी भरी सम्मानजनक अभिव्यक्ति के साथ कहा, रुद्रनाथ एल्डर और काव्यानयन आपका इंतजार कर रहे हैं। बोलने के बाद उसने चुपके से खंडित आत्मा की ओर जिज्ञासु नजर डाली। खंडित आत्मा का परिचय कराने का कोई इरादा न रखते हुए जायन ने सिर हिलाया और सीधे कमरे में प्रवेश कर गया। उसके पीछे पीछे खंडित आत्मा आया। युवती एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन उसे जांचने की हिम्मत न पड़ी। काव्यानयन ने पहले ही अपना चेहरा ढंक रखा था और जायन को आते देख उसकी आंखें आकर्षक स्वागत में चमक उठी। बोली, सीनियर जायन इतनी शीघ्रता से पहुंच गए? मुझे लगा था आपको थोड़ा अधिक समय लगेगा। अरे ये सीनियर कौन है? लेकिन खंडित आत्मा को देखते ही उसकी चमकदार मुस्कान जमसी हो गई। यह मेरा घनिष्ठ मित्र खंडित आत्मा है। इस मामले को सुनकर वह भी देखना चाहता था। मुझे यकीन है काव्यानयन को इससे आपत्ति न होगी न? जायन हंसा और खंडित आत्मा की उपस्थिति को हल्का सा बता दिया। बिल्कुल नहीं, कृपया बैठिए। काव्यानयन ने खंडित आत्मा के बदसूरत चेहरे और बर्फीले भाव को गौर से देखा, फिर मधुर मुस्कान के साथ बोली, और मन ही मन खुश हुई कि सौभाग्य से उन्होंने कोई छलपूर्ण योजना न बनाई थी, वरना उसके कोर फॉर्मेशन सहयोगी के प्रकट होने से बड़ा शत्रु बन जाता। साथ ही जायन को अपने जाल में फंसाने का उसका इरादा और प्रबल हो गया। सारी सामग्रियां यहीं हैं, कृपया जांच लीजिए, जायन ने सीधे कहा, बैठते हुए राक्षस प्राणी सामग्रियों वाले 2 थैलों को मेज पर फेंक दिया। काव्यानयन ने देखा तो खुशी छिपा न सकी, धन्यवाद दिया और भंडारण थैला उठाकर अपनी आध्यात्मिक ज्योति से जांचा, फिर उसे रुद्रनाथ को सौंप दिया। बूढ़े ने शांतिपूर्वक थैला लिया और अंदर की वस्तुओं की मूल्यांकन के लिए जांच की, जो काफी समय ले गई क्योंकि सामग्रियों की संख्या बहुत अधिक थी। इसी बीच काव्यानयन मुस्कुराती हुई जायन से बातें करती रही और अनजाने में सामग्रियों के स्रोत की जिज्ञासा प्रकट कर दी, लेकिन तीव्र बुद्धि वाले जायन ने सवाल टाल दिया और महिला को कोई सुराग न दिया। थोड़ी देर बाद रुद्रनाथ ने जांच पूरी की और आवाज संप्रेषण से काव्यानयन को अनुमान बताया, जिसके बाद कुछ चिंतन कर उसने दाम 10वें भाग से कम करके जायन को ऑफर किया। ये सुनकर जायन बुदबुदाया तो काव्यानयन चिंतित हुई। सौदा पक्का करने हेतु दांत पीसे और हिचकिचाई, फिर 5% बढ़ाकर मूल्य बता दिया। नए दाम सुनकर जायन ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। भले ही उसे पता था कि मूल्य थोड़ा कम था, लेकिन सारी वस्तुएं एक बारगी बेच पाना उसके लिए अत्यंत संतोषजनक था। काव्यानयन ने स्वीकृति देखी तो बड़ी राहत मिली और मध्य ग्रेड आत्मा पत्थरों वाला थैला सौंप दिया। अब सौदा पूरा हो चुका था और दोनों पक्ष प्रसन्न थे। लेकिन जायन विदा लेने को उठा तो महिला ने सहजता से कहा, मैंने सुना है सीनियर कुछ असाधारण आत्मा बांस की खोज में है। मुझे अभी अभी इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। क्या सीनियर रुककर सुनना पसंद करेंगे? जायन का हृदय प्रबलतापूर्वक धड़का और वह पलटकर न देख सका। उस क्षण काव्यानयन मुस्कुराते हुए जायन को देख रही थी। उसकी सुंदर आंखों में विचित्र चमक छिपी थी। मोहक तकनीकों की विशेषज्ञ काव्यानयन जायन के आघात का लाभ उठाकर उसके हृदय में गुप्त रूप से बीज बोना चाहती थी, ताकि भविष्य में जायन अनजाने में उसके प्रति विनम्र हो जाए। जायन ने उसकी निगाह मिलाई तो उसे उसके प्रति तीव्र आकर्षण का दम्भोंटू अनुभव हुआ, जो भागना कठिन था। उसके मन के झुकते ही बिजली की चमक से विचार कौंधा। मोहक तकनीक। अचानक जायन का हृदय कांप गया और चेहरा बर्फ सा ठंडा पड़ गया। जायन की हिमशीतल नीयत देख काव्यानयन का हृदय थर्रा गया और उसकी तकनीक विफल हो गई। भयभीत होकर उसने नजरें हटाने की सोची, लेकिन अज्ञात कारण से गला खोपड़ी अकड़ गई और नजर न हटी, मुंह भी न खुला। साधना प्रतिक्रिया पहचानते ही काव्यानयन का हृदय डूब गया और वह जायन की पकड़ से छूटने की पूरी चेष्टा करने लगी।
तुमने लेफ्ट एनवॉय काव्या के साथ क्या किया? रुद्रनाथ ने काव्या को अस्वस्थ देखा तो आंखें ठंडी चमक उठीं और आगे बढ़ने लगा, लेकिन खंडित आत्मा धुंधला होकर गायब हो गया। बूढ़ा उसके विचित्र गति कौशल से उसके पास प्रकट होते ही चकित हो गया, कार्रवाई का निर्णय न ले सका। उसी पल काव्या नयन का चेहरा करुणामय हो गया। वह दया की याचना कर रही थी क्योंकि छूटने की सारी चेष्टाएं व्यर्थ थीं। हम्फ! जायन की ठंडी भनकाहट से उसने बर्फीली नजर हटा ली। महिला ने तुरंत नजरें मोड़ी, मानो क्षमा मिली, लेकिन साथ ही मुट्ठी भर खून थूक कर शॉल लाल कर दिया। लेफ्ट एनवॉय काव्या, क्या आप? रुद्रनाथ ने भौहें चढ़ाईं और क्रोध से जायन को घूरा। हमला करने को हुआ। रुद्रनाथ एल्डर, क्रोध न कीजिए। सीनियर जायन ने उदारता दिखाई। मुझे केवल ची प्रतिक्रिया हुई, थोड़ा खून थूकना ही दया है। काव्या ने चौड़ी मुस्कान से बूढ़े को रोका। ये सुन बूढ़े का चेहरा नर्म हो गया। मुझे सच में नहीं मालूम था कि सीनियर मोहक तकनीकों के पारंगत हैं। मैंने आवेग में परीक्षा ली, कृपया कठोर न लें, लेकिन मैं स्वर्ग विजय बांस के स्थान की वास्तविक थोड़ी जानकारी जानती हूँ। जायन की कठोर नज़र देख महिला ने पहल की। स्वर्ग विजय बांस? जायन का ठंडा चेहरा हिला। स्वर्ग विजय बांस, वही जो 3 महान दिव्य वनों में से एक कहलाता है। जायन को संदेह हुआ, लेकिन उत्साह झलका। भले ही वह अपनी जादुई खजाने को श्रेष्ठ बांस से परिष्कृत करने की योजना में था, लेकिन 3 दिव्य वनों में से एक का विचार न आया था, जबकि कहा जाता है वे विलुप्त हो चुके हैं। काव्या ने छोटी जेड बोतल से गोली निली, जिससे पीला चेहरा लाल हो गया। निश्चय से बोली, सही कहा। मैंने खुद इसे संभाला, निश्चित असली है। क्या इसे किसी को बेच दिया? जायन ने घूरा, लहजा ठंडा, मन में चिंता। क्या महिला ने सबक न सीखा और गंदा काम मुझे सौंपना चाहती है? हिचकिचाहट के बाद काव्या ने ईमानदार भाव से कहा, नहीं, ये स्वर्ग तारा नगर में नीलामी के लिए थी, लेकिन परिवहन में अधिकांश वस्तुएं लूटी गईं। हमारे संप्रदाय ने चोरों का अड्डा ढूंढ लिया और एक ही प्रहार में समाप्त करने हेतु धर्मपरायण साधकों को आमंत्रित कर रहे हैं। हालांकि हमें परिवहन के दौरान हमारी अधिकांश वस्तुओं के लूट लिए जाने की कोई आशंका न थी, लेकिन हमारे मधुर्या ध्वनि संप्रदाय ने चोरों का अड्डा ढूंढ लिया है और एक ही प्रहार में उन्हें समाप्त करने हेतु धर्मपरायण साधकों को आमंत्रित कर रहे हैं। वाम और दक्षिण दूतों के संदर्भ में क्या ये चोरी हो गई थी? जायन की नज़रें अविश्वास से चमक उठीं। भले ही सीनियर विश्वास न करें, ये घटना पूर्णतः सत्य है। काव्या नयन ने फिर कटु मुस्कान प्रकट की। 2 मास पूर्व हमारी दुकान एक बड़े लेन देन से गुजर रही थी, जिसका लाभ इतना था कि मधुर्या ध्वनि संप्रदाय को अगले 10 वर्षों तक व्यापार करने की आवश्यकता न पड़ती। इसलिए हमारे संप्रदाय ने बड़ी मात्रा में सामग्रियां एकत्र की और उन्हें संप्रदाय प्रमुख वांग तथा अधिकांश विशेषज्ञों के संरक्षण में रवाना किया, लेकिन एक मुखौटा पहने साधकों के समूह ने हमारे काफिले को रोक लिया। उनके 6 कोर फॉर्मेशन साधकों की तकनीकें गहन और दुष्ट थीं, शेष साधक सहयोगी कौशलों में निपुण थे। हमारे संप्रदाय प्रमुख अभिभूत होकर घटनास्थल पर मारे गए और वस्तुओं वाले भंडारण थैलों को लूट लिया गया। हमारे सामान्य संप्रदाय शिष्यों का अधिकांश भाग भी हमले में मारा गया। यदि हमारे 2 एल्डरों ने सावधानी त्याग कर गुप्त तकनीकों से अपनी साधना घटाकर न बचाया होता तो वे हमें सबको मार डालते और किसी को पता न चलता। महिला की आवाज़ उदास हो गई और अभिव्यक्ति पश्चातापपूर्ण हो गई। क्या ये खरीदार द्वारा लगाया गया जाल न था? जायन ने तुरंत फटकारा, यह असंभव है। हमारा खरीदार 4 तत्व व्यापारी संघ का सदस्य था। उनका प्रतिष्ठा निर्दोष है। उनकी शक्ति को देखते हुए इतनी मामूली वस्तुओं के लिए वे अपनी प्रतिष्ठा क्यों बर्बाद करेंगे? काव्या नयन ने हल्के से सिर हिलाया और पीले चेहरे से इनकार किया, कमजोर असहायता का भाव प्रकट किया। जायन ठंडे भाव से देखता रहा, बिना कुछ कहे। महिला को सांत्वना देने का कोई इरादा न था। जायन की उदासीनता पर काव्या नयन ने अपनी शोक को दबाया और स्पष्टीकरण जारी रखा कि वह छोटा स्वर्ग विजय बांस एक छोटे संप्रदाय का खजाना था, लेकिन वह संप्रदाय अत्यधिक पतन की ओर था और केवल एक वंशज शेष था, इसलिए उस एकमात्र वंशज ने इसे मधुर्या ध्वनि संप्रदाय को बेच दिया। मेरे संप्रदाय प्रमुख ने इसे अपने शरीर पर धारण किया था और सौदा पूरा होने पर स्वर्ग तारा नगर में नीलामी करने की योजना बनाई थी, लेकिन हमें अपेक्षा न थी कि इसे भी लूट लिया जाएगा। लेकिन जब मेरे संप्रदाय प्रमुख इन वस्तुओं को ले जा रहे थे, उन्होंने उन पर एक छोटा छल किया था जिससे हम जल्दी उनका अड्डा ट्रैक कर सके। हालांकि इन चोरों में कई कोर फॉर्मेशन साधक हैं और हमारे संप्रदाय की शक्ति उन्हें परास्त करने की नहीं है। इसलिए ये बैठक केवल आपकी सामग्रियां खरीदने के लिए नहीं थी, हमें उच्च स्तरीय साधकों की तलाश का दायित्व भी सौंपा गया था। सीनियर की जादुई शक्ति गहन है। यदि आप सहायता करने को तैयार हैं तो हम स्वर्ग विजय बांस आपको देने को तैयार हैं। महिला ने शब्दों का चयन सावधानी से किया और अपने मूल उद्देश्य पर पहुंची। जायन का भाव उदासीन रहा, लेकिन आंखें बार बार भूमि मानो कुछ विचार कर रहा हो। काव्या नयन ने देखा तो जाना कि जायन लाभ हानि तौल रहा है। उसने सौदे को और आकर्षक बनाने की जल्दी की। यदि सीनियर को मूल्य कम लगे तो हमारा संप्रदाय सीनियर को एक उत्कृष्ट सौंदर्य को दासी रूप में भेंट करने को तैयार है। रुचि नहीं, जायन ने बिना सोचे सीधे अस्वीकार कर दिया। महिला तुरंत निराशा प्रकट कर दी।
जायन ने हल्का सांस लिया और एक प्रश्न पूछा जो महिला को आश्चर्यचकित कर गया, क्या स्वर्ग विजय बांस परिष्कृत हो चुका है? क्या ये और वृद्धि कर सकता है? ये परिष्कृत नहीं हुआ। स्वर्ग विजय बांस को उस छोटे संप्रदाय ने 100 वर्षों से अधिक सावधानी से पाला था। इसे और पाला जा सकता है और बिना समस्या के और डंठल उगा सकता है। क्या सीनियर इसे जादुई खजाने के लिए परिष्कृत न करके अपने वंशजों के लिए छोड़ना चाहते हैं? हालांकि स्वर्ग विजय बांस अत्यंत धीरे बढ़ता है, हर 1000 वर्षों में केवल 1 इंच बढ़ता है। इसे पालना वास्तव में कठिन है। महिला ने हैरानी से पूछा। जायन ने प्रश्न का उत्तर न दिया और चिंतन में मग्न हो गया। जब रुद्रनाथ अधीर होने लगा तो जायन ने निर्णय लिया और शांतिपूर्वक कहा, स्वर्ग विजय बांस के अलावा हमें भुगतान के रूप में एक और वस्तु चाहिए। आखिर खंडित आत्मा मेरे साथ कार्यरत हो रहा है, कोई समस्या नहीं, हमारा संप्रदाय ये शर्तें स्वीकार करता है। काव्या नयन ने चमकदार मुस्कान से सहमति दी बिना विवाद के। यदि ऐसा है तो समय आने पर मेरे गुफा निवास पर किसी को सूचना भेज दीजिए। निश्चय ही आपके सम्मानित संप्रदाय को इसका स्थान ज्ञात होगा। काव्या नयन को और बोलने का अवसर न देते हुए जायन ने हाथ जोड़े और खंडित आत्मा के साथ शीघ्र प्रस्थान कर गया। उसे अपनी मोहक तकनीकों का कोई और मौका न दिया। जायन का अचानक प्रस्थान रुद्रनाथ और काव्या नयन को परस्पर देखते रह गया। काव्या नयन की आंखों में जटिल भाव थे और चेहरा स्पष्ट उदास के बीच उधा। अपने गुफा निवास लौटने पर जायन ने मधुर्या ध्वनि संप्रदाय के बुलावे का शांतिपूर्वक इंतजार न किया, बल्कि अपने कुछ कोर फॉर्मेशन साधक परिचितों से जाकर मधुर्या ध्वनि संप्रदाय के बारे में पूछताछ की। आश्चर्यजनक रूप से सभी ने इस संप्रदाय के बारे में सुना था। उनमें से एक ने तो पहले उनसे लेन देन किया था। उनके अनुसार मधुर्या ध्वनि संप्रदाय स्वीकार्य था और उनके व्यापारिक लेन देन अच्छे थे। हालांकि उनके संप्रदाय में पीढ़ियों से केवल महिलाएं ही प्रमुख पदों पर थीं। इसमें संप्रदाय प्रमुख का स्थान भी शामिल था। मधुर्या ध्वनि संप्रदाय की शक्ति शक्तिशाली न कही जा सकती थी। संप्रदाय प्रमुख के अलावा अन्य उच्च पद वामदूत और दक्षिण दूत ही थे। इसलिए उन्हें 2-3 अतिथि एल्डरों को सहायता के रूप में नियुक्त करना स्वाभाविक था। मध्यम शक्तियों में वे न तो सर्वोत्तम थे न ही सबसे निम्न, लेकिन उनकी शक्ति मामूली होने पर भी उन्हें हल्के में न लिया जा सकता था। कारण ये था कि मधुर्या ध्वनि संप्रदाय की महिला साधिकाएं फूल सी सुंदर और सुसंस्कृत थीं। सत्ताधारी अक्सर उनकी उत्कृष्ट महिला साधिकाओं को अपनी साधना साथी बनाने हेतु लड़ते थे। इसलिए वे खुले और गुप्त दोनों रूपों में पर्याप्त समर्थन प्राप्त करती थीं। हालांकि जायन को सबसे अधिक चिंता ये थी कि उनकी प्रतिष्ठा अच्छी होने पर भी सुना था कि उन्होंने कुछ दुर्भावनापूर्ण षड्यंत्र रचे थे अन्य साधकों की हत्या के लिए। लेकिन मधुर्या ध्वनि संप्रदाय की मोहक तकनीकें सबसे प्रसिद्ध थीं। उनके संप्रदाय की महिला शिष्यों से पूर्ण मोहित हो चुके असंख्य पुरुष साधक थे। इस जानकारी से जायन को मधुर्या ध्वनि संप्रदाय का सामान्य बोध हो गया। कुछ विचार के बाद लग रहा था कि स्वर्ग विजय बांस के प्रलोभन से वह ये कार्य लेना पड़ेगा। इसलिए गुफा निवास लौटते ही उसने तृतीय श्रेणी की कठपुतलियां अथक बनाना प्रारंभ कर दिया। आधे मास बाद एक ध्वनि संप्रेषण तावीज जायन के हाथ में आ गई। जायन ने देखा तो शांतिपूर्वक अपनी वस्तुएं संभाली और खंडित आत्मा व 2 रक्तजिद मकड़ियों को साथ ले गुफा निवास से बाहर निकला। स्वर्ग तारा नगर के एक द्वार पर पहुंचने पर लियानिर नामक युवती चिंतित होकर उसका इंतजार कर रही थी। जायन और खंडित आत्मा को देखते ही वह मुस्कुराती दौड़कर आए और बोली, सीनियर, मेरी मालकिन चाहती हैं कि मैं आपको हमारी संग्रह स्थली द्वीप पर ले जाऊं। उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे। जायन ने सिर हिलाया और बिना बोले अपनी हरी चमक वाली खंजर थूकी। खंजर की ज्योति में युवती को लपेटकर वह उड़ चला। खंडित आत्मा पीले प्रकाश की धारा बनकर पीछा किया। लग रहा था ये युवती का पहला अवसर था जादुई खजाने से उड़ने का। दिशा बताते हुए वह जायन की तलवार ज्योति को जिज्ञासापूर्वक देखती रही, लेकिन जायन की नज़र मिलते ही लज्जावश मुंह फेर लेती। तलवार ज्योति में युवती और जायन निकट थे, लगभग स्पर्श कर रहे थे। यदि जायन सिर थोड़ा झुकाए तो उसका श्वेत निर्दोष गला दिखता और महिला की मधुर सुगंध आती, उसके थोड़े भाग्य का लाभ उठाते हुए। महिला को ये ज्ञात हो गया तो उसके गाल लाल हो गए। जायन को हास्यजनक लगा। वह रह रहकर रहस्यमयी मुस्कान बिखेरता रहा। उसने अनुमान लगाया कि काव्या नयन ने अपनी निजी दासी को मार्गदर्शक भेजा है, क्योंकि उसकी मोहक तकनीकें उसके ऊपर विफल रहीं, इसलिए सच्ची सौंदर्य से उसे फंसाने की कोशिश। इस विचार से वह भीतर हंसा और ढीठ होकर युवती की सुगंध गहरी सांस से ले ली, जिससे वह थरथरा गई। उसके कोमल श्वेत कानों को गुलाबी रंग चढ़ गया और कुछ घबरा गई। हालांकि जायन की उद्धत कार्रवाई यहीं रुकी और एक कदम आगे न बढ़ी। युवती अंततः शांत हुई और दिशा बताती रही। 1 घंटे बाद जायन एक छोटे बंजर अनाम द्वीप पर उतरा। पहाड़ी शिखर से 100 मीटर दूर काव्या नयन और रुद्रनाथ के अलावा दर्जन भर लोग ध्यानमग्न या फुसफुसा रहे थे। 5 कोर फॉर्मेशन साधक और शेष उन्नत नींव स्थापना के थे। लग रहा था मधुर्या ध्वनि संप्रदाय ने अपना प्रभाव व्यय कर इतने लोगों को इकट्ठा किया था। अपनी दासी को जायन और खंडित आत्मा के साथ आते देख काव्या नयन खुशी से भर गई और हल्के कदमों से आ गई।
हमारे संप्रदाय के लिए सीनियरों का आना अत्यंत सौभाग्य है। रंग वो आपको अन्यों से परिचय करा दूं। महिला की आंखें भावों से छलक रही थीं। उसने जायन और खंडित आत्मा को मेंग उपनाम वाले कोर फॉर्मेशन साधक और 4 नींव स्थापना साधकों से मिलवाया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से काव्यानयन ने इन्हें परिचय कराने के बाद अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए अन्यों से न मिलवाया। काव्यानयन ने कमल हरे वस्त्र वाली सुंदर महिला को देखा और जायन ने उसकी नज़र अनुसरित की तो ज्ञात हुआ कि न मिलवाए गए साधक हरी वस्त्र वाली महिला से संबद्ध थे। महिला के लंबे भौहें, ऊपर उठी आंखें और ऊंचा पतला नाक था। उसकी शालीन आंखों में विध्वंसक आभा छिपी लग रही थी। एक नज़र से पता चलता था कि वह सत्तासीन है। हालांकि उसका रूप पुरुषों में विजय की इच्छा जागृत करता था। महिला ने काव्यानयन को ठंडे हास्य से देखा, लेकिन जायन और खंडित आत्मा को देखकर थोड़ी चकित हुई। फिर वह मुड़ी और पीछे के मध्यम आयु साधक से फुसफुसाई, काव्यानयन को तनिक उपेक्षा की। वह कौन है? जायन ने शांत भाव से पूछा। वह कौन है? जायन ने शांत अभिव्यक्ति के साथ पूछा। फैन जिंगमेई चौंक गई, फिर अनिच्छा से उत्तर दिया, झुओ रुतिंग, हमारे संप्रदाय की दक्षिण दूत। जायन झुओ रुतिंग को फिर से देखने पर मजबूर हो गया, जिससे फैन जिंगमेई असंतुष्ट हुई। जायन को झुओ रुतिंग के प्रति कोई अनुचित विचार न था। उसे केवल इस महिला की शालीनता और रूप में प्रबल परिचितता का अनुभव हुआ, जिससे वह चिंतन में डूब गया। काव्यानयन ने ये देखा तो उदास हो गई और खंडित आत्मा से बोलने लगी। हालांकि खंडित आत्मा निर्विकार रहा और एक शब्द भी न बोला, जिससे वह और उदास हो गई। लाल ज्वाला विचित्र। काव्यानयन। जायन को अंततः परिचितता के स्रोत का बोध हुआ। झुओ रुतिंग नामक महिला साधिका का रूप काव्यानयन से भिन्न था, लेकिन उनकी शालीनता की हल्की समानता ने उसके हृदय की गहराइयों को झकझोर दिया। इस भाव के कारण को जानकर जायन ने झुओ रुतिंग को देखा, फिर नजर हटाई और हृदय की बड़ी उथल पुथल को शांत किया। हालांकि जायन और खंडित आत्मा के आगमन के बाद काव्यानयन और झुओ रुतिंग ने तुरंत प्रस्थान का कोई इरादा न दिखाया। इसके बजाय वे आकाश की ओर बार बार देख रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हों। जायन को इससे कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने प्रश्न न किया, बल्कि उसने खंडित आत्मा के साथ एक सुनसान कोने में बैठकर मिशन प्रारंभ होने का शांत इंतजार किया। उन्होंने लगभग 1 दिन इंतजार किया। यदि ये साधक न होते जो पूर्ण धैर्यवान थे, तो वे कब के शिकायत करने लगते। फिर भी असंतोष प्रकट होने लगा। ऐसी स्थिति में काव्यानयन और झुओ रुतिंग चिंतित हुईं और फुसफुसाते हुए मिलीं। जायन ने देखा तो अनुमान लगाया कि वे किसका इंतजार कर रही हैं। तभी आकाश के किनारे काले धारी के प्रकट होते ही गरज की आवाज ने उसे भंग कर दिया। काली धारी शीघ्र निकट आई तो ध्यानमग्न साधक आश्चर्यचकित होकर उठे और उसे घूरने लगे। एक झपकते ही काली धारी उनके ऊपर पहुंच गई। जायन और अन्यों को स्पष्ट दिखा कि यह काली धारी वास्तव में व्यास लगभग 20 मीटर की काली बादल थी। उसका क्षेत्र इतना विशाल था कि पूरा शिखर ढक लेती। कभी कभी गरज और बिजली चमक से और विचित्र लग रही थी। भीड़ काली बादल को मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। तभी उसमें से एक महिला की ठंडी आवाज आई, लाल ज्वाला सीनियर, अब मुझे उतार दीजिए। मैं अपनी दोनों वरिष्ठ शिष्य बहनों से बात करना चाहती हूँ। हे निश्चय ही, एक अत्यंत कर्कश आवाज ने कर्कश उत्तर दिया। आवाजें सुन काव्यानयन और झुओ रुतिंग के चेहरे थोड़े बदल गए और वे परस्पर देखीं। अन्य साधकों ने काली बादल का स्रोत समझ लिया और चेहरे प्रकाशवान हो गए। जायन बेचैन और भ्रमित था। तभी एक अन्य साधक ने बुदबुदाया, मधुर्या ध्वनि संप्रदाय की तो बड़ी क्षमता है। उन्होंने कछुआ स्रोत द्वीप के लाल ज्वाला विचित्र को आमंत्रित कर लिया। जायन ने अपनी असाधारण आध्यात्मिक ज्योति से इस फुसफुसाहट को स्पष्ट सुना। सुनकर उसका हृदय कांप गया। कछुआ स्रोत द्वीप और लाल ज्वाला विचित्र सुनते ही जायन को काली बादल का उद्गम ज्ञात हो गया। कुछ कोर फॉर्मेशन साधकों से परिचय के दौरान उन्होंने कछुआ स्रोत द्वीप के लाल ज्वाला विचित्र की महान ख्याति का कई बार उल्लेख किया था। इस उन्नत कोर फॉर्मेशन साधक की जल सूरजमुखी राक्षसी कला की अप्रत्याशितता और क्रूर निर्दयता से विख्याति प्रबल हो चुकी थी। कईयों का कहना था कि लाल ज्वाला विचित्र नासेंट सोल में प्रवेश करने की अत्यंत संभावना रखता है। ये केवल समय की बात थी कि वह जेनिथ यिन मार्शल पैट्रिक जैसा महान नायक बने। चूंकि वह कछुआ स्रोत द्वीप का एकमात्र अधिपति था, कोई उसे आसानी से उकसाने की हिम्मत न करता। इसलिए वह ख्यातनामा प्रभावशाली व्यक्ति था। क्या मधुर्या ध्वनि संप्रदाय ने उसे सहायता हेतु बुलाया था? जायन ने शांत सिर उठाया और सतर्क हृदय से काली बादल की सावधानीपूर्वक जांच की। उस पल काली बादल में फाटक खुला और बैजनी राजसी वस्त्र वाली एक पतली महिला उड़ी। वह शालीन शोभा से युक्त थी, लेकिन चेहरा हल्के बैजनीची से ढका था। काव्यानयन और झुओ रुतिंग ने उसे देखा तो तुरंत स्वागत के लिए आगे बढ़ीं। कनिष्ठ शिष्य बहन वांग, लाल ज्वाला विचित्र यहाँ क्यों है? क्या आपने उसे आमंत्रित किया? यह आवश्यक न था। झुओ रुतिंग ने हल्की भौं सिकोड़कर कोमलता से पूछा। सही कहा, यह विचित्र आसानी से उकसाया न जाने वाला है। राक्षसों को आमंत्रित करना सरल, लेकिन विदा करना कठिन है। वैसे भी हमारी वर्तमान जनशक्ति पर्याप्त है। काव्यानयन ने गंभीर भाव से कहा।
हल्की असंतुष्टि प्रकट की। क्या तुम दोनों वरिष्ठ शिष्य बहनें वस्तुओं के परिवहन के समय भी यही न सोच रही थीं कि जनशक्ति पर्याप्त है? बैजनी वस्त्र वाली महिला ने दूसरों की चिंता को अनदेखा कर हल्के से कहा। काव्या नयन को तुरंत अर्थ समझ आया और हैरानी से पूछा, कनिष्ठ शिष्य बहन, आपका तात्पर्य? क्या शत्रु में अन्य समस्या वाले चरित्र हैं? झुओ रुतिंग भी आश्चर्यचकित हो गई। मुझे सूचना मिली है कि उनके अड्डे पर उनका नेता, एक उन्नत कोर फॉर्मेशन साधक, निगरानी कर रहा है। वरिष्ठ शिष्य बहनों द्वारा इकट्ठी जनशक्ति अपर्याप्त होने पर मैं कछुआ उद्गम द्वीप गई और लालज्वाला विचित्र को मनाया सहायता के लिए। ये सुन दोनों वरिष्ठ महिलाएं संदेह से परस्पर देखीं और चुप रहीं। भले ही वे जानती थीं कि कनिष्ठ ने लालज्वाला को मनाने हेतु विशाल मूल्य चुकाया है, लेकिन अब समय न था। इसे वर्तमान मामले के बाद निपटाना बेहतर था। उस क्षण बैजनी वस्त्र वाली महिला ने शिखर के साधकों पर नजर डाली, उन्हें आंका फिर सिर हिलाकर संतुष्टि जताई। वरिष्ठ शिष्य बहनों ने अपेक्षा से अधिक कोर फॉर्मेशन साधकों को आमंत्रित किया। लालज्वाला विचित्र की सहायता से हम निश्चय ही उन दुष्ट साधकों को मारकर मेरी माता का प्रतिशोध लेंगे। बैजनी वस्त्र वाली महिला की आवाज अत्यंत ठंडी हो गई, तीव्र हत्येच्छा से भरी। निश्चिंत रहो, हम निश्चय ही संप्रदाय प्रमुख का प्रतिशोध लेंगे और यह ऋण चुकाएंगे। झुओ रुतिंग ने अपनी सुंदर काले बालों को सहलाते हुए धीरे कहा। सही, संप्रदाय प्रमुख ने हम पर महान उपकार किया। शत्रु को मारने हेतु हम प्राण त्यागने को तैयार। काव्या नयन ने गंभीरता से सहमति दी। बैजनी वस्त्र वाली महिला भावुक हुई और दोनों को गहरी प्रणाम किया। मैंने आपको दोनों वरिष्ठ शिष्य बहनों को अत्यधिक कष्ट दिया। चूंकि मामला निपट चुका, माता का प्रतिशोध हो जाए तो आप दोनों में से एक संप्रदाय प्रमुख बने। मैं वांग निंग उस पद को लोलुप नहीं हूं, बैजनी वस्त्र वाली महिला ने निर्णायकता से कहा। ये कहने पर झुओ रुतिंग का सुंदर चेहरा जटिल हो गया। उसके लाल होंठ खुले लेकिन अंत में चुप रही। काव्या नयन ने भाव शांत रखा लेकिन आंखों में अप्रकट उत्साह झलक रहा था। जायन से थोड़ी दूरी पर मेंग उपनाम वाला साधक बुदबुदाया, तस तस। वह निश्चय ही मधुर्या ध्वनि संप्रदाय की वायलेट स्पिरिट परी है। अफसोस कि उसने जादुई तकनीक से चेहरा ढका रखा है। जायन ने सुना तो हृदय हिल गया। उसने वायलेट स्पिरिट परी के बारे में सुना था। कहा जाता था कि वह देवी सी सुंदर है और तारे तारे समुद्रों की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक। क्या वह वही है? जायन ने दूर बैजनी वस्त्र वाली महिला को हल्के आश्चर्य से देखा। उस पर 3 महिलाएं बात समाप्त कर चुकीं और बैजनी वस्त्र वाली देवी सी काली बादल की ओर उड़ी। फिर वाम और दक्षिण दूतों ने गंभीर भाव से अभियान प्रारंभ किया। दर्जन भर ज्योतियां शिखर से उड़ीं और ढीली उड़ान संरचना में उत्तर की ओर गईं। जायन और खंडित आत्मा ने मध्य पीछे की स्थिति ली, मौन उड़ते रहे। हालांकि अज्ञात कारण से मेंग उपनाम वाला साधक जायन के पास उड़ा और प्रसन्नता से बातें करने लगा। साथ ही साधक जायन, आपने वामदूत काव्या की सहायता क्यों स्वीकार की? मेरी तो एक रखेल उनकी प्रत्यक्ष शिष्या थी। साथ ही साधक जायन ने वामदूत काव्या की सहायता क्यों स्वीकार की? मेरी तो एक रखेल उनकी प्रत्यक्ष शिष्या थी। मैं सहायता करने पर मजबूर हो गया। क्या साथी साधक जायन के साथ भी ऐसा ही है? मेरे पास महिलाओं से जैसी किस्मत नहीं है जैसी मेंग साथी की है। काव्या नयन ने मुझे केवल समय के योग्य एक वस्तु देने का वचन दिया। जायन ने उदासीनता से कहा, यह वास्तव में अफसोसजनक है। भाई, मधुर्या ध्वनि संप्रदाय की सर्वोत्तम वस्तु तो उनकी सुंदर महिला शिष्याएं हैं। विशेषकर दोनों दूतों द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्देशित शिष्याएं। वे वास्तव में। जायन ने अनवरत बकबक सुनी तो शांत रहा लेकिन हंसे या रोए यह निश्चित न कर सका। उसके बोलचाल की अत्यधिक घनिष्ठता से प्रारंभ से जायन को पीली मेपल घाटी के अपने बकबक करने वाले वरिष्ठ शिष्य भाई की याद आए और इस व्यक्ति से वैमनस्य न रख सका। इसलिए जायन ने कभी कभी उत्तर दिए जबकि मधुर्या ध्वनि संप्रदाय वालों का अनुसरण कर अज्ञात स्थान की ओर उड़ता रहा। अंततः वे एक बंजर द्वीप पर पहुंचे जहां मधुर्या ध्वनि संप्रदाय के कुछ निम्न स्तरीय शिष्य काफी देर से उनका इंतजार कर रहे थे। वे निकट अनाम द्वीप पर डाकुओं के अड्डे की निगरानी कर रहे थे। ज्ञात होने पर कि दुष्ट साधकों के अड्डे से कोई बाहर न निकला, वायलेट स्पिरिट परी काली बादल से उतरी और जायन व साथियों को थोड़ा विश्राम करने को कहा। अगली सुबह वे आकस्मिक छापा मारने वाले थे। छलपूर्ण स्थिति। रात्रि शांतिपूर्वक व्यतीत हो गई। जैसे ही भोर हुई, साधक दुष्ट साधकों के अड्डे के ऊपर मौन प्रकट हो गए। यहाँ है। वायलेट स्पिरिट परी ने नीचे छोटे काले द्वीप को भ्रमित होकर देखा। द्वीप वास्तव में छोटा था और व्यास मात्र 2 किलोमीटर का। इसे विशाल चट्टान कहना अधिक सटीक होता। सही, न केवल सुनहरी चक्र भरिंग यहाँ पहुंच चुके हैं बल्कि 2 एल्डरों ने भी पुष्टि की। वे दुष्ट साधक यही हैं। काव्या नयन ने कोमलता से कहा। बैजनी वस्त्र वाली महिला ने मौन सिर हिलाया और संदेह न रखा। हालांकि ये स्थान स्पष्टतः अस्थायी अड्डा था। न केवल द्वीप क्षुद्र था बल्कि केवल एक अत्यंत सरल भ्रम रचना स्थापित थी जो मूल्यहीन थी। संकोच न करें, मार डालें। वायलेट स्पिरिट परी के ठंडे आदेश के बाद लालज्वाला विचित्र की भ्रमित हंसी काली बादल से गूंजी और बिजली की गर्जना से उनकी क्षुद्र रचना को आसानी से नष्ट कर दिया।
उसके बाद अन्य साधक सीधे नीचे झपटे। रचना भंग की आवाज ने निश्चय ही नीचे वालों को सतर्क कर दिया। नीचे से कई तीखी सीटियां बजीं। 50 ज्योतियां फूलीं और बड़ी संख्या में साधक उनके स्वागत को मिले। उनके नेतृत्व में 3 कोर फॉर्मेशन साधक मधुर्या ध्वनि संप्रदाय को देखकर चकित हुए। लेकिन उत्तर का इंतजार किए बिना काव्या नयन चिल्लाए, आक्रमण। उसने चांदी का चक्र जादुई उपकरण छोड़ा और पहल पर हमला किया। अन्य साधकों ने देखा तो उसका अनुसरण कर आक्रमण किया। आकाश ज्योति चमकों और कानफोड़ू सीटियों से भर गया। चूंकि जायन स्वर्ग विजय बांस प्राप्त करने के इरादे से कार्यरत था, निष्क्रिय रहना उसके लिए लज्जाजनक होता। इसलिए उसने और खंडित आत्मा ने आकस्मिक जादुई खजाने निकाले और 5 नींव स्थापना साधकों को बांध लिया, एक ही प्रहार में समाप्त करने को तैयार हुए। 2 कोर फॉर्मेशन साधकों के रूप में उन्हें नींव स्थापना साधकों के छोटे समूह से आसानी से निपटना चाहिए था। लेकिन आश्चर्यजनक घटना घटी। जब 5 नींव साधकों को 2 कोर फॉर्मेशन साधकों का आक्रमण ज्ञात हुआ तो उनके वस्त्र फटे और राक्षस प्रकट हुए। जायन पूर्व में देख चुका था, फिर भी आंखें बाहर निकलने को हुईं। लेकिन उनकी बड़ी साधना और गति के बावजूद जायन अब केवल नींव स्थापना साधक न था। वे कुछ पल अधिक टिक सके, फिर जायन और खंडित आत्मा ने जादुई खजानों से उन्हें राख कर दिया। इस बिंदु पर जायन को ज्ञात हुआ कि उनकी राक्षस परिवर्तन काले राक्षस कुल से भिन्न थे। न केवल परिवर्तन को मंत्र या कोकून की आवश्यकता न थी, बल्कि उनके शरीर में तत्व रक्त कोर न था। जायन अत्यंत भ्रमित और चिंतित हुआ। उसने क्षण भर सोचा कि क्या इनका काले राक्षस कुल से कोई संबंध है, लेकिन तुरंत विचार त्याग दिया और अन्य दिशाओं पर ध्यान केंद्रित किया। अब इन प्रश्नों पर चिंतन का समय न था। यदि विचार भटकने से कोई पीठ पर हमला कर दे तो मूर्खता होती। हालांकि जायन ने जो देखा उससे उसके संदेह और गहरे हो गए। दुष्ट नींव स्थापना साधकों का अधिकांश भाग राक्षस परिवर्तन से गुजरा था। इसके अलावा वे छोटे समूह बनाकर पूर्ण शक्ति से लड़ रहे थे। 3 शत्रु कोर फॉर्मेशन साधक पहले ही लाल ज्वाला विचित्र की काली बादल से बंध चुके थे और भाग न सके। बादल से निरंतर गरज से लग रहा था कि वे कठिनाई से रोके जा रहे थे। उस क्षण शत्रु के कई कोर फॉर्मेशन और असंख्य नींव साधक एक झपकते आधे से कम रह गए। फिर भी शेष निर्भीक लड़ रहे थे। उनकी निडरता ने मधुर्या ध्वनि संप्रदाय के कई आक्रमणकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन उस पल एक तीव्र सीटी हवा काटी, जिससे मधुर्या ध्वनि संप्रदाय साधक क्षण भर के लिए बहरे हो गए। सभी के चेहरे अनैच्छिक बदल गए। तुम सब खड़े क्यों हो? जल्दी मार डालो, कुछ कष्टदायक आने वाला है। लाल ज्वाला विचित्र के शब्द काली बादल से कर्कश निकले, जिसने साधकों को जड़वत से जगाया और वे फिर उग्र आक्रमण जारी रखे। दुष्ट साधकों ने तीखी सीटी सुनी तो उत्साह प्रबल हुआ। वे और दृढ़ हो गए। अस्थायी रूप से उन्हें गिराया न जा सका। अगले ही क्षण कई राखी ग्रे प्रकाश की धारियां द्वीप के ऊपर पहुंची। मधुर्या ध्वनि संप्रदाय साधकों ने देखा तो रुककर 5 नवागंतुक कोर फॉर्मेशन साधकों को गंभीर सतर्कता से घूरा। उनके नेतृत्व में बड़ा मध्यम आयु वाला व्यक्ति राखी वर्ण का था। उसका चेहरा साधारण था लेकिन भयानक अभिव्यक्ति थी। उसकी जादुई शक्ति उतार चढ़ाव उसके 4 सहयोगियों से कहीं अधिक था और उन्नत कोर फॉर्मेशन प्रतीत होता था। अन्य 4 प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन थे, लेकिन मधुर्या ध्वनि संप्रदाय साधकों को क्रोध से घूर रहे थे। तुम कौन हो जो हमारे गुप्त राक्षस संप्रदाय के शिष्यों का संहार करने की हिम्मत रखते हो? हमें इस रक्त ऋण को चुकाना होगा। अपने शिष्यों को कम देखकर उसका चेहरा अंधेरा हो गया। अन्य स्तब्ध हो गए। इन डाकुओं को न पता क्यों वे आए थे और वे इतने साहसी तथा धर्मपरायण बोल रहे थे। कुछ तीव्र बुद्धि वाले वायलेट स्पिरिट परी, काव्या नयन और जुओ रुतिन की ओर हिचकिचाते देखने लगे। वायलेट स्पिरिट परी की स्पष्ट सुंदर आंखों में संदेह झलका और कुछ कहने को हुई, तभी चिल्लाहट ने रोका, बकवास बंद करो। तुमने मृत्यु से भी न चूकने योग्य अपराध किए हैं। काव्या नयन के निकट रहने वाले रुद्रनाथ अचानक भीड़ से उड़े और भुजा लहराई। 3 मीटर लंबी अग्नि प्रकाश धारा शत्रु की ओर छोड़ी। मध्यम आयु साधक क्रोध से विकृत हुआ और धमाके से राखी ग्रे राक्षसी ची छोड़ी। विशाल 40 मीटर ऊंची राखी ग्रे ची ने तुरंत एक विशाल धुंधले भूतमुख का रूप धारण किया। भूतमुख प्रकट होते ही मुंह खोला और उग्रता से आगे बढ़ा। रुद्रनाथ का आक्रमण भूतमुख के विशाल मुंह में लुप्त हो गया। भूतमुख बिना रुके रुद्रनाथ की ओर बढ़ा। अचानक रुद्रनाथ घबरा गया और कई बार धुंधला होकर सहयोगी साधकों के समूह में लौटा, गति से कहीं तेज जो आने वाली थी। उसने चिल्लाया, सब मिलकर कार्य करो। वह उन्नत कोर फॉर्मेशन साधक है। अकेले लड़े तो हमारा कोई भरोसा नहीं। इन भड़काऊ शब्दों से 2 कोर फॉर्मेशन साधक और कुछ नींव साधकों ने तुरंत जादुई उपकरण छोड़े और भूतमुख पर प्रहार किया। हालांकि अधिकांश संदेह से उदासीन देखते रहे। दृश्य कुछ अव्यवस्थित हो गया। जायन का चेहरा थोड़ा सिकुड़ा और वह खंडित आत्मा के साथ धीरे धीरे भीड़ के पीछे खिसक गया। स्थिति निराशाजनक लग रही थी। भले ही उसे ज्ञात न था कि क्या होने वाला है, जायन ने आगामी खतरे से दूरी बनाने का विचार किया। अभी कार्य न करो, इसमें कुछ विचित्र है।
बैजनी वस्त्र वाली महिला ने असामान्यता देखी और ठंडे स्वर में मधुर्या ध्वनि संप्रदाय शिष्यों को डांटा। हालांकि आक्रमणकारी मधुर्या ध्वनि संप्रदाय साधक उसके को अनदेखा कर भूतमुख पर केंद्रित आक्रमण जारी रखे। जायन ने देखा तो अभिव्यक्ति बदली और हृदय भारी हो गया। शत्रु मध्यम आयु साधक मूर्ख न था और विचित्रता देख ली। थोड़े आश्चर्य के बाद उसने निर्णायकता से भूत सिर की ओर हाथ लहराया, जिसने विचित्र हिस की ध्वनि की। फिर उसने मुंह खोला और असंख्य राखी गोले प्रकाश थूके। उनके प्रहारित जादुई उपकरण अस्थिर होकर डगमगाए। उसने अवसर का लाभ उठाकर भूत सिर को अपने पास बुलाया। आक्रमणकारी स्तब्ध हो गए और समूह से अलग होकर आक्रमण जारी न रख सके। क्या कोई बता सकता है कि यह क्या हो रहा है? अवसर का लाभ उठाकर वायलेट स्पिरिट परी समूह से उड़ी और दोनों पक्षों के बीच खड़ी होकर ठंडे स्वर में पूछा, क्या हो रहा है? तुमने बिना कारण हमारे संप्रदाय शिष्यों को मारा और उनके संप्रदाय प्रमुख से पूछती हो? मध्यम आयु पुरुष ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें विचित्र गहरे हरे रंग की हो चुकी थीं। बैजनी वस्त्र वाली महिला ने भावहीनता से उसकी नजरें मिलाईं और धीरे पूछा, क्या तुम ही ने मधुर्या ध्वनि संप्रदाय को लूटा और हमारे संप्रदाय प्रमुख को मारा? मध्यम आयु पुरुष ने क्रोधपूर्ण लहजे से उत्तर दिया, बेतुकी बात। हमारा गुप्त राक्षस कुल हमेशा बाहरी लोगों से न्यूनतम लेन देन रखता है। हम ऐसी तिरस्कारपूर्ण बात क्यों करेंगे? बैजनी वस्त्र वाली महिला ने सुना तो मौन हो गई और उसकी आंखें बर्फ सी ठंडी पड़ गईं। बैजनी वस्त्र वाली महिला ने ये सुना तो मौन हो गई और उसकी आंखें बर्फ सी ठंडी पड़ गईं, जबकि अन्यों ने सुना तो कुछ बोध हुआ और उनके चेहरे विचित्र हो गए। काव्या नयन अचानक समूह से निकली और धीरे घोषणा की कि लगता है हम किसी के जाल में फंस गए हैं, जिस पर मध्यम आयु वाला व्यक्ति भयावह अभिव्यक्ति के साथ कर्कश बोला, हम? क्या तुम फंसी हो या हम? इतने वर्षों से पाले शिष्यों का एक दिन में संहार हो गया। उनके प्रति तीव्र घृणा महसूस न करना असंभव था। यदि मधुर्या ध्वनि संप्रदाय में कोर फॉर्मेशन साधकों की अधिकता न होती और काली बादल वाले विचित्र साधक के प्रति अनिश्चय न होता तो वह किसी अन्य के जाल में फंसने पर भी पूर्ण शक्ति से उन्हें गंभीर आघात पहुंचाता। बैजनी वस्त्र वाली महिला की नजरें पुनर्तः भावहीन हो गईं तो काव्या नयन कटु मुस्कान के साथ किनारे खड़ी रही। रुद्रनाथ, फूल एल्डर, क्या आप हमें स्पष्टीकरण देंगे? वायलेट स्पिरिट परी धीरे मुड़ी और समूह में दो व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया। महान अधिग्रहण तकनीक। वायलेट स्पिरिट परी के हृदयस्पर्शी शब्दों के अनुसरण में अन्य साधकों ने अपनी नजरें रुद्रनाथ और एक मध्यम आयु वाले विद्वान पर केंद्रित की जो निर्विकार खड़े थे। विद्वान मधुर्या ध्वनि संप्रदाय का एक अन्य एल्डर था जो सामान्यतः जुओ रुतिंग के निकट रहता था। इस घटना पर काव्या नयन और जुओ रुतिंग को कुछ स्मरण हो गया और उनके चेहरे अत्यंत विकृत हो गए। काव्या नयन का रंग सबसे बुरा था, वह व्याकुल और क्रुद्ध प्रतीत हो रही थी। वहां कौन गुप्त जासूसी कर रहा है? लालज्वाला विचित्र अचानक क्रोध से चिल्लाया। फिर उसने बादल से अग्नि बिजली की श्रृंखला छोड़ी जो सांपों सी निकटवर्ती क्षेत्र पर हमला की। एक सुनसान क्षेत्र अचानक अंधेरा हो गया और विशाल काली ची फूटी, अग्नि बिजली को पुनर्तः निगल गई। उसके बाद एक छोटा युवक प्रकट हुआ, वीर प्रताप। समूह के पीछे चुपके से पीछे हटे जायन ने युवक को देखकर भीतर नाम चिल्लाया। उस पल कई अन्य साधकों ने युवक को पहचाना और आश्चर्य से चिल्लाए। गुप्त राक्षस संप्रदाय के सदस्यों ने वीर प्रताप को और अधिक भय से घूरा। हालांकि मध्यम आयु संप्रदाय प्रमुख ने वीर प्रताप को देखा तो विचित्र अभिव्यक्ति की और हल्का भय प्रकट किया। हे प्रसिद्ध लालज्वाला विचित्र के योग्य, तुम्हें इस युवक मास्टर की गुप्त छिपाव तकनीक भेदने की क्षमता है। वीर प्रताप ने अन्य साधकों पर लापरवाही से नजर डाली और काली बादल पर केंद्रित किया। काली बादल भनका और अधिक न बोला, जिससे वीर प्रताप का चेहरा उदास हो गया। तुम्हारे होने से लगता है ये जेनिथ यिन द्वीप की चाल है। जुओ रुतिंग ने असामान्यता जानकर अंततः बोली, सही कहा, यह मामला इस युवक मास्टर द्वारा नियोजित था। तुम्हारे मधुर्या ध्वनि संप्रदाय के मूल्यवान सामान मेरे संप्रदाय के लोगों द्वारा लूटे गए और तुम्हारे दो एल्डरों को मेरे आदेश पर गुप्त राक्षस संप्रदाय पर दोषारोपण करने को कहा गया। यह उनकी अपेक्षा से परे था। वीर प्रताप ने अपनी योजनाओं को छिपाने का कोई इरादा न रखा और व्यंग्य से सब स्वीकार किया। इसके अलावा उसकी आंखें बैजनी वस्त्र वाली महिला के शरीर पर कामुकता से घूमीं। बैजनी वस्त्र वाली महिला ने मौन भावहीनता से वीर प्रताप को देखा। उस पल रुद्रनाथ, विद्वान और अभी आक्रमण करने वाले साधक अचानक वीर प्रताप की ओर उड़े। वीर प्रताप के साथ वायलेट स्पिरिट परी और गुप्त राक्षस संप्रदाय के विरुद्ध त्रिपक्षीय सामना किया। भले ही वायलेट स्पिरिट परी और जुओ रुतिंग को सत्य का अनुमान हो गया था, उनके चेहरे गंभीर हो गए। रुद्रनाथ, मेन एल्डर, हमारे संप्रदाय ने हमेशा आप दोनों का भला किया। आपने ये क्यों किया? रक्तहीन पीले चेहरे के साथ काव्या नयन रुद्रनाथ आदि के उनके पक्ष में उड़ने पर चिल्लाए। मधुर्या ध्वनि संप्रदाय में जुओ रुतिंग से प्रतिस्पर्धा हेतु उसने रुद्रनाथ को बांधने हेतु अथक प्रयास किया था, अपना शरीर तक बलि चढ़ाया था। लेकिन अब उसके बिना बोले त्यागने से वह क्रोध और भय से भर गई। रुद्रनाथ का चेहरा सिकुड़ा और कठोरता से बोला, वामदूत काव्या, इस बूढ़े को यह न करना था।
लेकिन हम दोनों के प्राण उनके हाथों में हैं। हमारे पास कोई चारा न था। काव्या नयन एक पल स्तब्ध हुई और भौहें चढ़ाईं, कुछ और कहने को हुई। लेकिन वायलेट स्पिरिट परी की ठंडी आवाज ने रोका, वरिष्ठ शिष्य बहन काव्या, बात करने का कोई लाभ नहीं। चूंकि शत्रु ने हमें जाल में फंसाया तो उनके पास सहारा निश्चय है। इसे बाद के लिए छोड़ें और पहले इस विपत्ति से बचें। वीर प्रताप ने बैजनी वस्त्र वाली महिला के ढके चेहरे को लोलुपता से घूरा और जीभ चाटी। वायलेट स्पिरिट परी वास्तव में अद्वितीय है। इस युवक मास्टर ने आपको लंबे समय से प्रशंसा की है। क्या आप इस युवक मास्टर से विवाह करने को इच्छुक हैं? भले ही इस युवक मास्टर के कई रखैले हैं, लेकिन मुख्य पत्नी अभी निर्धारित न हुई। वायलेट स्पिरिट परी ने कहा, हाँ, ये स्वीकार्य होगा। जायन और अन्य सभी इन शब्दों से अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए। थोड़े आश्चर्य के बाद वीर प्रताप ने भ्रमित होकर पूछा, क्या वांग युवती गंभीर हैं? वायलेट स्पिरिट परी ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, यदि तुम मेरी माता के हथियारों वाले सभी साधकों को मारोगे तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। वीर प्रताप का प्रसन्न भाव गायब हो गया और वह भौं सिकुड़कर सिर हिलाया, मैं ऐसा। ये कहने पर वीर प्रताप का चेहरा अस्पष्ट रूप से विकृत होने लगा। थोड़ी देर बाद वह एक पतला बदसूरत बूढ़ा हो गया जिसकी आंखें तिरछी थीं, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद जायन और साथियों को पीठ पर ठंडी सिहरन महसूस हुई। महान अधिग्रहण तकनीक। अब मुझे ज्ञात है कि आपने इतने महत्वपूर्ण कार्य को एक कनिष्ठ को क्यों सौंपा। आप स्वयं आए थे, भले ही अपना शरीर न हो। मध्यम आयु वाला व्यक्ति बूढ़े को घबराहट से घूरा। प्रिय शिष्य, क्या तुम अभी भी अपने गुरु के विरुद्ध कार्य करने की हिम्मत रखते हो? बूढ़े के होंठ न हिलाए एक तीखी आवाज उसके उदर से निकली। शोर से साधकों के आंतरिक कानों में कुंठित पीड़ा हुई और वे अनैच्छिक पीछे हटे। हम्फ, शिष्य, उस वर्ष तुमने हमें एक क्षण स्पष्टीकरण दिए बिना सबको मारने का विचार किया। तुमने कईयों को मारा और उनके आत्माओं को परिष्कृत किया। क्या तुमने कभी हमें शिष्य माना या केवल दास देखा? इसके अलावा तुम केवल अधिग्रहण तकनीक का प्रयोग कर रहे हो। सर्वोत्तम रूप से तुम केवल अपनी साधना का तिहाई भाग ही प्रयोग कर पाओगे। मुझे तुमसे कोई भय नहीं। मध्यम आयु पुरुष के शब्द तिरस्कारपूर्ण थे। फिर उसने हाथ लहराए, जिससे उसका भूत सिर फूला और भयानक प्रतीत हुआ। उपस्थित सभी साधक इस विचित्र स्थिति से हिल गए और उनके चेहरे भिन्न हो गए। बूढ़ा क्रोधित न हुआ, इसके बजाय वह उदासीनता से बोला, सही कहा। यदि 100 वर्ष पूर्व होता तो तुम सही होते। अपनी साधना के तिहाई से तुम्हें जीवित पकड़ना कठिन होता। लेकिन अब। फिर उसने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। स्वर्गव्यापी शवाग्नि। मध्यम आयु पुरुष की आंखों में भाव मंद पड़ गया और अविश्वास की अभिव्यक्ति प्रकट हुई। क्या तुमने राक्षसी कला को परिष्कृत कर लिया? उसकी आवाज में भय का लेश था। तुम्हारा अनुमान अच्छा है। यदि तुम आत्मसमर्पण कर दोगे तो मैं जीवित रहने का उपाय दूंगा। अन्यथा, खैर, तुम जानते हो न। बूढ़े ने कहा और हाथ उठाया। धमाके से उसके हथेली में स्याही जैसी काली अग्नि गोलक प्रकट हुआ। स्वर्गव्यापी शवाग्नि, तुमने अंततः इसे परिष्कृत कर लिया। मध्यम आयु पुरुष का चेहरा अत्यधिक पीला पड़ गया और आवाज भय से कर्कश हो गई। जेनिथ यिंग ग्रैंडमास्टर व्यंग्य से हंसा और अचानक मधुर्या ध्वनि संप्रदाय की ओर मुड़ा। गर्व से बोला, आज मेरा मन प्रसन्न है। इसलिए मैं तुम्हें जीवित रहने का मार्ग दूंगा। तुम्हें केवल जेनिथ यिंग द्वीप के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी है और तुम स्वतंत्र रह सकते हो। हालांकि तुम सबको मेरे आदेशों का पालन करना होगा, वरना तुम्हारी आत्माएं बिखर जाएंगी। तुम सबको प्रस्थान से पूर्व अपनी आदिम आत्मा का तिहाई भाग इन आत्मा प्रतिबंध तावीजों में सील करना होगा। ऐसा कहते हुए उसने कई काले लकड़ी के तावीज निकाले और समूह को ठंडे भाव से घूरा। अन्य साधकों ने सुना तो परस्पर निराशापूर्ण देखा। सभी खड़े रहे, न तो तावीज लेने की पहल की, न ही इनकार के साहसी शब्द बोले। वे पूर्ण मौन में उसे देखते रहे। जायन और खंडित आत्मा को छोड़कर मधुर्या ध्वनि संप्रदाय की ओर से 3 अन्य कोर फॉर्मेशन साधक थे। वायलेट स्पिरिट परी द्वारा आमंत्रित लालज्वाला विचित्र मेन साधक और जुओ रुतिंग द्वारा आमंत्रित गरुड़ नाक वाला व्यक्ति। शेष, जिसमें वायलेट स्पिरिट परी और काव्यानयन शामिल थे, 7 उन्नत नींव स्थापना साधक थे। काली बादल में छिपे लालज्वाला विचित्र ने पहले ही 3 गुप्त राक्षस साधकों को मौन मुक्त कर दिया और चुप रहा। जेनिथ यिंग का चेहरा उदास हुआ और वह कर्कश बोला, लगता है तुम शरीर और आत्मा दोनों के विनाश चाहते हो। ठीक है, ये ग्रैंडमास्टर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। ये कहते ही जुओ रुतिंग के पीछे गरुड़ नाक वाला साधक अचानक पीली ज्योति में उड़ भागा। जुओ रुतिंग के क्रोधपूर्ण दृष्टि के अधीन वह एक झपकते 100 मीटर दूर पहुंचा और ठंडी भनक मारकर बोला, हम्फ। चूंकि न तो महान गुरु से लड़ने की इच्छा है न नियंत्रित होने की, मैं प्रस्थान कर रहा हूं। ये कह पीली धारी प्रभावशाली गति से और 100 मीटर आगे बढ़ी। जेनिथ यिंग ग्रैंडमास्टर ने देखा तो आंखों से शुभाशुभ चमक निकली। उसने काले अग्नि गोलक वाले हाथ को हल्के से पीली धारी की ओर लहराया, जिससे काला गोलक चमका और पतली काली धारी बनकर शीघ्र अदृश्य हो गई। अन्य भ्रमित हुए, लेकिन जायन ने देखा तो अभिव्यक्ति कठोर हो गई।
क्षण बाद पीली धारी से करुण चीख आए और धड़ाके से वह राक्षसी काले ज्वाले की गेंद बन गई। ज्वाला शीघ्र बुझ गई और केवल एक काला फेंकने योग्य चाकू, जादुई खजाना शेष रहा। जायन ने ठंडी सांस ली। वे काली ज्वालाएं बहुत तेज थीं, भागना असंभव। उसने सोचा कि दूरी और एकाग्र मन होने पर क्या बच सकता, लेकिन 1 किलोमीटर दूरी पर भी बचाव का कोई उपाय न था। इसके अलावा उन काली ज्वालाओं की तीव्रता पूर्ण थी और पूर्व देखे नीले यांग राक्षसाग्नि से श्रेष्ठ सामान्य जादुई खजाना रोक न सकता। ज्ञात करते हुए कि इस विशेषज्ञ के एक संकेत पर उसका जीवन समाप्त हो सकता है, जायन का मुंह सूख गया और हृदय तीव्रता से धड़का। अधिकांश आत्मसंयम से उसे तुरंत भागने से रोका। उसे स्पष्ट था कि अंधे कार्य से केवल मृत्यु को आमंत्रित करेगा। हालांकि शत्रु को अपनी आदिम आत्मा का तिहाई देना जायन के बस की बात न थी, ये जीवन सौंपने के समान था। आत्मा प्रतिबंध तावीज कुचलने पर प्रभावित साधक सर्वोत्तम रूप से मूर्ख हो जाता और शेष जीवन शिशु मन से जीता, न्यूनतम पर पागल होकर मर जाता। इसके अलावा ये दुष्ट आदिम आत्मा प्रतिबंध तकनीकें केवल नासेंट सोल साधक ही कर सकते थे। जायन ने घबराहट दबाई और अन्यों को देखा कि क्या उनके पास अच्छा उपाय है। निकट कोर फॉर्मेशन साधक मेंग ने जायन की नज़र महसूस की तो कटु मुस्कान से सिर हिलाया और उदास होकर जेनिथ यिंग ग्रैंड मास्टर की ओर देखा। सामने वायलेट स्पिरिट परी का भाव स्पष्ट और ठंडा रहा, लेकिन उसके पीछे 10 श्वेत जैड की डोरियां उलझी और थोड़ी मुड़ी हुई थीं, जिससे जायन स्तब्ध रह गया। मधुर्या ध्वनि संप्रदाय के अन्य साधकों के चेहरे काले राक्षसाग्नि की शक्ति देखकर रक्तहीन पीले पड़ गए। भले ही अभिव्यक्तियां शांत थीं, लेकिन आंखों में अप्रकट भय था। जायन ने होंठ चाटे और गुप्त राक्षस स्कूल के साधकों की ओर देखा। काले राक्षसाग्नि की शक्ति के आश्चर्य से उबर मध्यम आयु पुरुष ने आंखें तिरछी कीं। जायन के देखने पर मध्यम आयु पुरुष गंभीर स्वर में बोला, बूढ़े राक्षस को उकसाओ मत। चूंकि वह किसी अन्य के शरीर में अधिग्रहित है, वह ज्वालाओं को अधिकतम कुछ बार ही परिष्कृत कर सकता है, अन्यथा अधिग्रहित शरीर जलकर नष्ट हो जाएगा। अभी हम केवल एकजुट होकर बूढ़े राक्षस को निपटा सकते हैं, मध्यम आयु पुरुष ने कहा और लाल ज्वाला विचित्र की काली बादल की ओर देखा। उसके मन में वह केवल उन्नत कोर फॉर्मेशन लाल ज्वाला विचित्र के साथ मिलकर जेनिथ यिंग ग्रैंड मास्टर से लड़ सकता था। हालांकि काली बादल से कोई उत्तर न आया। इस विचित्रता से जायन और अन्य घबरा गए। विशेषकर वायलेट स्पिरिट परी ने काली बादल को बर्फीले तीव्रता से देखा। उस पल जेनिथ यिंग ग्रैंड मास्टर ठंडे हास्य से हंसा और हाथ जोड़े। अलग करते ही उसके हाथों में 2 और काले अग्नि गोलक प्रकट हुए। सभी के चेहरे अचानक बदल गए और वे काले अग्नि गोलकों को घूरने लगे। उस पल काली बादल गरजने लगा और लाल ज्वाला विचित्र की हल्की कर्कश आवाज आई, जेनिथ यिंग ग्रैंड मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको समर्पण कर दूं? बिल्कुल, चूंकि मैं अधिग्रहण द्वारा स्वयं यहाँ पहुंचा हूँ, उपस्थित सभी या तो मुझे अपना स्वामी माने या मरें। कोई अपवाद न होगा, जेनिथ यिंग ग्रैंड मास्टर ने उदासीनता से काली बादल को देखकर उत्तर दिया। अच्छा, तुच्छ अधिग्रहित शरीर से भी तुम द्वीप स्वामी को लेने की हिम्मत रखते हो। लगता है मुझे तुम्हारी राक्षसाग्नि की शक्ति की परीक्षा लेनी पड़ेगी। लाल ज्वाला विचित्र अपमान से क्रोधित हो गया और काली बादल तीव्र गरजने लगा, उग्र बिजली गूंजी। वार्ता भंग होते देख मधुर्या ध्वनि संप्रदाय और गुप्त राक्षस स्कूल के साधकों ने भीतर राहत की सांस ली। चूंकि विचित्र उनके पक्ष में था, उनके पास लड़ने का अवसर था। आखिर लाल ज्वाला विचित्र की जल सूरजमुखी राक्षसी कला तारे तारे समुद्रों में अत्यंत प्रसिद्ध थी। यह इस राक्षसाग्नि को दबा सकती थी। ये दानव आग शायद इसको दबा सकेगी। ज़ियारा लिन ने अचानक पूछा, वरिष्ठ जेनिथ यिंग, क्या आप स्टार पैलेस के द्वार पर दस्तक देने के डर से नहीं सहते, क्योंकि आप आत्मा प्रतिबंध तकनीक का असीमित उपयोग कर रहे हैं? मेरे ज्ञान के अनुसार दोनों स्वर्गीय स्टार संत नासेंट सोल विशेषज्ञों जैसे आपका इस तकनीक का उपयोग सख्ती से निषिद्ध करते हैं। हालांकि ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिंग एक पुराना नासेंट सोल दानव था, लेकिन स्टार पैलेस और स्वर्गीय स्टार संतों का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर हल्का परिवर्तन आ गया। फिर भी वह तुरंत शांत हो गया और ठंडे से हंसते हुए बोला, लगता है ये लड़की काफ़ी कुछ जानती है। लेकिन स्टार पैलेस का प्रतिबंध अब अतीत की बात है। क्या आप वास्तव में मानती हैं कि स्वर्गीय स्टार संत स्वर्गीय स्टार सिटी को आसानी से छोड़ सकते हैं? उनके कार्य न करने पर स्टार पैलेस के पास उन प्रतिबंधों को लागू करने का कोई तरीका नहीं है। ये शब्द ज़ायन और बाकियों को बिजली की तरह साफ आकाश से गिरते हुए चकित कर गए। केवल हिडन फियन संप्रदाय के भिक्षुओं ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, लगता था वे पहले से ही इसकी जानकारी रखते थे। ज़ियारा लिन का हृदय उदास हो गया, लेकिन जल्द ही उसने मध्यवयस्क पुरुष की ओर ठंडी आवाज़ में निर्णायक चिल्लाकर कहा, इस विचित्र स्कारलेट फ्लेम वाले पुराने दानव को संभालो और बाकियों को गद्दारों का काम सौंपो। उसके बाद हम सब मिलकर पुराने दानव से भिड़ेंगे। मध्यवयस्क पुरुष थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन तुरंत समझ गया और अपने अधीनस्थों की ओर हाथ हिलाते हुए आदेश दिया, अभी के लिए उसके निर्देशों का पालन करो। अगर हम पुराने दानव को नहीं मार गिराते तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा।
फिर उसने ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन को ठंडे मुखौटे के साथ घूरा जब विचित्र स्कारलेट फ्लेम का काला बादल धुंधला होकर उसके ऊपर पहुंच गया। हिडन फीएन संप्रदाय के कोर फॉर्मेशन भिक्षु एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर बिना कुछ कहे ज़ियारा लिन संप्रदाय के भिक्षुओं के पास उड़ गए और गद्दारों को ठंडे नजरों से घूरने लगे। जेनिथ यिन के भयानक दानव आग के डर के बिना ज़ियारा लिन संप्रदाय के भिक्षुओं के चेहरे बहुत सुधार गए। उन्होंने अपने जादुई उपकरण और खजाने निकाल लिए और युद्ध की तैयारी करने लगे। लेकिन भीड़ के पीछे खड़े ज़ायन ने कठोरता से भौहें चढ़ा लीं। किसी अज्ञात कारण से वर्तमान परिस्थितियां उसे बेहद असहज महसूस करा रही थीं, मानो कोई विपत्ति आने वाली हो। उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन क्या ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन ग्रेट अपोजिशन तकनीक पर भरोसा करके उन सब का मुकाबला कर सकता है? उसने अपने सूखे होंठ चाटे, थोड़ा सोचा, फिर उसने क्रुकड सोल को चुपके से कुछ आदेश दिए और अपना ग्रीन ब्रिलियंस डैगर थूक दिया। धोखा, जाओ, मध्यवयस्क पुरुष ने धीमी आवाज में कहा, अपने हाथों से एक इनकैंटेशन जेस्चर बनाते हुए। भूतसिर ने दांत नुकीले करके चीखते हुए ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन की ओर जोरदार प्रहार किया। उसी क्षण ज़ायन और बाकियों ने अपने जादुई उपकरण और खजाने ज़ियारा लिन संप्रदाय के गद्दारों पर चला दिए। स्वाभाविक रूप से ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन के पक्ष के लोग मृत्यु को स्वीकार करने वाले नहीं थे और उन्होंने अपनी चमकदार रोशनी का अपना ज्वालामुखी प्रहार छोड़ा। अगले ही पल सभी प्रकार के जादुई उपकरण और खजाने एक दूसरे से उलझ गए। जेनिथ यिन ने उदासीनता से दृश्य को देखा, फिर अपनी ओर उड़ते भूतसिर की ओर मुड़ा और ठंडी मुस्कान दिखाए। उसने अपने हाथ में पकड़े 2 काले आग के गोले उसे भेज दिए। उसके हाथों से निकलते ही आग के गोले एक श्रृंखला परिवर्तनों से गुजरे और अंगूठे जितने मोटे काले सांप बन गए। फिर एक स्वोश की आवाज के साथ वे तीर की तरह भूतसिर के मुंह में घुस गए। मध्यवयस्क पुरुष का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह भीतर से चिल्लाया। भूतसिर अचानक रुक गया और फूलने लगा, फिर अचानक फट गया, जिसमें असंख्य काली आग की डोरियां निकल आईं। मध्यवयस्क पुरुष ने ये देखा तो उसका रंग कुछ पीला पड़ा, लेकिन उसने गहरी सांस ली और दृढ़ अभिव्यक्ति धारण की। उसने अपने सिर के पीछे पूरी ताकत से थप्पड़ मारा और एक अंगूठे के आकार का मोती उसके माथे से धीरे धीरे निकला। मोती शुद्ध सफ़ेद क्रिस्टल का बना था और ठंडी सफ़ेद आभा उत्सर्जित कर रहा था। मोती पूरी तरह निकलने पर मध्यवयस्क पुरुष ने विचित्र स्कारलेट फ्लेम को गुप्त आवाज़ भेजी, गंभीर अभिव्यक्ति के साथ, भाई स्कारलेट, पुराने दानव की हेवन वाइड कॉर्प्सफायर को केवल एक एक्सट्रीम यिन जादुई खजाने की ठंडक ही रोक सकती है। मैं डार्क कोल्ड बीट से उसका ध्यान भटकाऊंगा, जबकि तुम पानी के सूरजमुखी दानवी कला से पुराने दानव को फंसाने का अवसर ढूंढो। इस तरह हमारी जीत की संभावना अधिक हो जाएगी। काले बादल से एक मफल्ड ग्रंट के जवाब में मध्यवयस्क पुरुष का उत्साह बढ़ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना मुंह खोला और मोती पर खून की धुंध छोड़ी, जो घूमने लगी और सारी खून की धुंध सोख ली। इसकी सफ़ेद आभा संकुचित और विस्तारित हुई, फिर इसे 3 मीटर चौड़े चमकदार चांदी के गोले में बदल दिया। पुराने दानव, मैं तुम्हें प्रोफाउंड डीप सी क्रिस्टल से शुद्ध किए गए मेरे डार्क कोल्ड बीट की भयंकरता दिखाता हूँ। मध्यवयस्क पुरुष ने ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन को द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति से घूरते हुए दांत पीसे। जल्द ही उसने डार्क कोल्ड बीट की ओर अपना हाथ इंगित किया और चिल्लाया, तेजी से। चांदी का प्रकाश गोला कई बार झूल गया और स्पष्ट गुनगुनाहट छोड़ दी, फिर एक कटोरी जितने मोटे सफ़ेद अजगर में बदल गया। अजगर ने फिर ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन पर जोरदार कूद मारी। ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन ने हल्का आश्चर्य दिखाया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर फिर से तिरस्कारपूर्ण मुस्कान लौट आई। अपने कंधों को हल्का हिलाते हुए उसके पीछे से 8 कटोरी जितने मोटे काले क्यून की लताएं निकलीं। काले क्यून की लताएं बेहद चंचल थीं। हवा में तैरते हुए वे भेड़िए प्रकार के राक्षसी जानवरों में बदल गईं और दांत नुकीले नाखून फैलाए सफ़ेद अजगर पर झपट पड़ीं। मध्यवयस्क पुरुष ने भौहें उठाईं और जोर से चिल्लाया, जबकि उसके हाथ लगातार चलते रहे। रंग बिरंगे इनकैंटेशन मुहरों की लकीरें उसके हाथों से उड़ीं और सफ़ेद अजगर के शरीर पर गिरीं। अजगर की आंखें अचानक हरी रोशनी से चमकीं। उसने अपना शरीर लपेटा और चुपके से मोटी सफ़ेद बर्फ की धुंध उगली, जिससे काले धुंध भेड़िए बिना निशान के गायब हो गए। फिर धुंध अथक रूप से ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन की ओर बढ़ती रही। ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन ने आखिरकार कुछ आश्चर्य दिखाया। फिर भी उसने केवल अपने सामने हाथ हिलाया और एक धमाके के साथ जमीन से मोटी काली प्रकाश दीवार खड़ी कर दी, जो सफ़ेद धुंध को रोक गई। ये देखकर कि ठंडी सफ़ेद धुंध ने ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन का पूरा ध्यान खींच लिया, मध्यवयस्क पुरुष ने जल्दी से विचित्र स्कारलेट फ्लेम को आवाज़ भेजी, भाई स्कारलेट, अब कार्य करो। ठीक है, विचित्र स्कारलेट फ्लेम ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। मध्यवयस्क पुरुष की दहाड़ के थोड़ी देर बाद काला बादल तेजी से फूल गया और जंगली रूप से लुढ़कने लगा, फिर कानफोड़ू गरज के साथ बिजलियां फोड़ने लगा। विचित्र स्कारलेट फ्लेम, तुम! मध्यवयस्क पुरुष ने भयभीत अभिव्यक्ति से चिल्लाया, इससे पहले कि वह 100 मीटर के अपराजय काले बादलों में लिपट जाता। उसी पल विचित्र स्कारलेट फ्लेम ने विचित्र हंसी लगाई।
ठंडी सफ़ेद धुंध से अचानक एक विशाल काला हाथ निकला और सफ़ेद अजगर को पकड़ लिया, जो बिखर गया और मोती के रूप में लौट गया। हालांकि ये बड़े हाथ की पकड़ में अंतहीन झपकता रहा, मानो हार मानने को अनिच्छुक हो। उसी समय मध्यवयस्क पुरुष की क्रोधपूर्ण दहाड़ गरज के बीच सुनाई दी, पुराने दानव स्कारलेट फ्लेम, तुम हरामी मिले हुए हो। उसकी आवाज़ कड़वे द्वेष और पश्चाताप से भरी थी। बस तुम बहुत मूर्ख थे। अभी स्कारलेट फ्लेम के साथ खेलो। मैं पहले बाकियों को संभाल लूंगा, फिर तुम्हारे गुरु शिष्य के मामलों पर बात करने आऊंगा। उदासीनता से बोलते हुए विशाल काला हाथ धुंधला हो गया और ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन प्रकट हो गया। काले बादल को ठंडी नज़र से देखकर उसने अपने हाथ में डार्क कोल्ड बीड की ओर नज़र डाली, मुंह खोला और उस पर सुस्त काले की उनकी धुंध थूक दी। दागदार मोती तुरंत अपनी चमक खो बैठा और काला पड़ गया। ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन संतुष्ट दिखा और हाथ पलटते ही मोती गायब हो गया। लंबे वर्णन के बावजूद विचित्र स्कारलेट फ्लेम का अचानक विश्वासघात और ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन द्वारा डार्क कोल्ड बीड का निपटारा केवल एक पल की बात में हो गया। हालांकि इन घटनाओं ने बाकियों को चुप्पी साधे जीत के कगार पर खड़ा कर दिया। ज़ियारा लिन ने और भी अधिक अविश्वासपूर्ण दिखावट दिखाए। अधिकांश भिक्षुओं ने तुरंत कुछ समझ लिया। एक दूसरे को नज़र मिलाने के बाद उन्होंने गद्दारों को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे जादुई खजानों और उपकरणों को तुरंत रख दिया और बिना शब्द कहे इधर उधर भागने लगे, भाग्य के हवाले हो गए। सबसे तेज स्वाभाविक रूप से कोर फॉर्मेशन भिक्षु थे। सबसे आश्चर्यजनक ये था कि ज़ियारा लिन, लेडी फैन और जुओ रूटिंग ने किसी अज्ञात गुप्त तकनीक का उपयोग किया। संयुक्त रूप से एक पत्थर की पट्टिका जादुई उपकरण से खुद को त्रिरंगी प्रकाश की किरण में बदल लिया, जो कोर फॉर्मेशन भिक्षुओं से कम न थी। उनमें सबसे तेज तो वे दो थे जो पहले ही फिसलकर चले गए थे, ज़ायन और क्रुकड सोल। विचित्र स्कारलेट फ्लेम के मध्यवयस्क पुरुष को धोखा देने के साथ ही ज़ायन और क्रुकड सोल ने अपने जादुई खजाने वापस ले लिए और बिना शब्द कहे हरे और पीले प्रकाश की किरणों के रूप में भाग गए। जैसे ही अन्य भिक्षुओं ने भागने का सोचा, ज़ायन 100 मीटर से अधिक दूर भाग चुका था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। हिडन फिएन संप्रदाय के सभी कोर फॉर्मेशन भिक्षु भागे नहीं थे। मध्यवयस्क पुरुष के साथ आए 4 ने हाथ मिलाकर विचित्र स्कारलेट फ्लेम और ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन पर हिंसक हमला किया। हृदय चीरने वाली क्रोधपूर्ण अभिव्यक्तियों के साथ उन्होंने बिना अपनी जान बचाने की मंशा के प्रहार किए, जिससे दोनों दानव व्याकुल हो गए और खुद को मुक्त नहीं कर सके। अच्छा, मुझे नहीं लगा था कि वे लोग वास्तव में तुम्हारे फिएंट कोर डोपेलगैंगर थे। मैं उन्हें निश्चित रूप से पूरा कर दूंगा। ये हमला ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन को बहुत क्रोधित करने लगा और वह अचानक क्रोध से हंस पड़ा। अचानक 4 कोर फॉर्मेशन भिक्षुओं में से एक ने दर्दनाक चीख मारी, फिर वह उग्र काली आग के गोले में जल उठा और राख बन गया। ज़ायन का हृदय कांप गया और वह अब देखने की हिम्मत नहीं कर सका। हरे ब्रिलियंस डैगर पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी वह क्रुकड सोल को विचित्र अभिव्यक्ति से देखने से खुद को रोक नहीं सका। फिएंट कोर और डोपेलगैंगर शब्द सुनने के बाद उसके मन में घुमड़ते संदेह आखिरकार साफ हो गए। उसे मूल रूप से संदेह था कि वुचोउ की ग्रेट प्रोफाउंड यंग तकनीक का सम्राट युए की जेड स्लिप में निहित प्रोफाउंड यंग शास्त्र से कुछ संबंध है। अब उसके संदेह की पुष्टि हो गई। जैसा कि वह सोच रहा था कि वे स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र और बिखरे स्टार समुद्रों दोनों में क्यों मौजूद थे, वह अनुमान लगाता था कि वे प्राचीन परिवहन फॉर्मेशन द्वारा ले जाए गए थे। सबसे संभावना उसी का उपयोग किया गया था। अब सोचने पर प्राचीन परिवहन फॉर्मेशन के पास रेनबो स्केलेटन ने एक बड़ा प्रश्न उठाया। जैसा कि उसके पहले के पूर्वाभासों के लिए युद्ध के दौरान विचित्र स्कारलेट फ्लेम के विश्वासघात से कहीं आगे था जो उसने कल्पना की थी। उसके पहले के पूर्वाभास के बारे में सोचते हुए युद्ध के दौरान विचित्र स्कारलेट फ्लेम के विश्वासघात ने ज़ायन को कहीं अधिक चौंका दिया था जितना उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोर फॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद उसका पहला युद्ध ठीक वैसा ही समाप्त हो गया था जैसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के समय खुद को पाई गई कठिन परिस्थितियों में उसे पहले की तरह अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, बिना किसी चारे के। हृदय में गहन कड़वाहट महसूस करते हुए ज़ायन बेहद उदास और निराश हो गया। हालांकि ये स्थिति उसे इन्फेंट का बीस्ट को मारने के समय की काफ़ी मिलती जुलती लगी। ये दोनों पक्षों के बीच निकट युद्ध होना चाहिए था, लेकिन अंत में गद्दार प्रकट हो गए और अपने पूर्व सहयोगियों का नरसंहार कर डाला। ऐसा मन में रखते हुए वह उस पदक को याद करने से खुद को रोक नहीं सका जो एक भयावह भूत सिर के आकार में उकेरा हुआ था। उसे लगा कि सब कुछ इससे जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। यही वह सब था जो ज़ायन के मन में आया इससे पहले कि उसके विचार पीछे से 2 दर्दनाक चीखों से बाधित हो गए, जिससे उसका हृदय तनावपूर्ण हो उठा। वर्तमान में वह केवल यह आशा कर सकता था कि ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन का अपार अहंकार किसी तरह उसे भागने देगा, क्योंकि उसने पहले कोई आपातकालीन योजना तैयार नहीं की थी। दानव शव। ठीक जब ज़ायन विचारों में डूबा हुआ था, उसका चेहरा बदल गया और वह क्रुकड सोल के साथ आकाश में रुक गया। उसके सामने मूल रूप से खाली क्षेत्र अचानक धुंधले रूप से विकृत हो गया।
एक हम की ध्वनि के साथ एक मानव सदृश दानव विकृति से बाहर चढ़ आया और उन पर दांत नुकीली मुस्कान दी, अपनी विशैली सड़ी दांतें दिखाते हुए। क्या? इसे देखते ही जायन चिल्ला उठा। इसका शरीर गहरा हरा था और चमकदार काले कवच से आच्छादित। ये निहत्था था लेकिन उसके नाखून बेहद तेज, 1 इंच लंबे थे। शुद्ध शव। दानव से आने वाली तेज सड़ांध भरी लाश की गंध ने जायन को उसकी वास्तविक पहचान पहचानने में मदद की, जिससे वह बहुत व्यथित हुआ। इसके रूपाकार से ये निम्न श्रेणी का आर्मर्ड शव बिल्कुल नहीं हो सकता था। ये सबसे अधिक संभावना ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन द्वारा किसी असाधारण विधि से शुद्ध किया गया शव था। ऐसा सोचते हुए जायन ने हाथ हिलाया, जिससे उसका ग्रीन ब्रिलियंस खंजर 10 मीटर लंबे बार ड्रैगन में परिवर्तित हो गया और भयंकर गति से आगे झपटा। उसी समय क्रुकड सोल ने चुपचाप उंगली उठाई और एक बारीक रक्तिम प्रकाश की किरण छोड़ी, जो पलक झपकते ही स्पष्ट हो गई। वह ब्लड स्पिरिट ड्रिल था जिसे क्रुकड सोल ने कठिन परिश्रम से शुद्ध किया था। छपाक की आवाज के साथ ब्लड स्पिरिट ड्रिल ने शुद्ध शव के निचले वक्ष को भेद दिया और एक छोटा छेद छोड़ दिया, जिससे शुद्ध शव आश्चर्य से नीचे देखने लगा। जायन प्रसन्न हुआ और ग्रीन फ्लड ड्रैगन को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। फ्लड ड्रैगन ग्रीन चमक में बिखर गया, शुद्ध शव को 10 मीटर पीछे फेंक दिया। शव ने तब निम्न गर्जना की और तुरंत खड़ा हो गया। जायन को अशुभ चमक के साथ घूरा। बुरा हुआ, ये शुद्ध शव सामान्य जादुई खजानों के हमलों से अप्रभावित है। जायन ने डूबे मन से जल्दी से अपना ग्रीन ब्रिलियंस खंजर वापस बुलाया। शव जायन के प्रहार से पूरी तरह प्रभावित रहा, यहाँ तक कि ब्लड स्पिरिट ड्रिल से मिली छोटी घाव भी दृश्यमान गति से भर रहा था। जायन का भाव अंधेरा हो गया और वह क्रुकड सोल से जुड़ गया, एक ही प्रकाश धारा में उड़ पड़ा, शव के किनारे से फिसलने की कोशिश करते हुए। जायन को शुद्ध शव के किसी खतरे से भय नहीं था, लेकिन इससे लगने वाला समय ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन को उसे पकड़ने का अवसर देगा। जायन ने पीछे झांक कर देखा। उसने देखा कि अन्य भागते भिक्षु भी बड़ी संख्या में शुद्ध शवों द्वारा रोके गए थे। जायन के हृदय के कांपते ही वह और क्रुकड सोल ने अपनी पूरी शक्ति से प्रकाश धारा को प्रेरित किया, जल्द ही शुद्ध शव को पार कर लिया। शव की आंखें तब हरी रोशनी से चमकी और उसका शरीर अचानक धुंधला हो गया, दृष्टि से गायब। ये बेहद परिचित दृश्य देखकर जायन ने सहज प्रतिक्षेप से किनारे हट गया, 5 नख वाले काले तलवार प्रकाश की धारा से बच गया। हमला उसके पास से सीटी बजाता चला गया जब तक कि लगभग 40 मीटर दूर न बिखर गया। जायन ने ठंडी हवा का घूंट भरा और तलवार प्रकाश से सिर मोड़ा। जैसा संदेह था, शुद्ध शव उसके पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ा था, 2 तेज नखों के साथ, जो कई इंच काले प्रकाश से विस्तारित थे। क्या गति! शव ने अपनी मूल स्थिति से केवल एक क्षण में 100 मीटर से कम की दूरी तय नहीं की थी। ये लगभग उतनी ही तेज और गुप्तचर वाली थी जितनी जायन की अपनी चालें जब वह भूमि पर शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स का उपयोग करता था। दानव ने इसे हवा में भी किया। ये वास्तव में तर्क से परे था। जायन का मुख पीला पड़ गया। उसे ज्ञात था कि अब वह शुद्ध शव से भाग नहीं सकेगा। क्या यही कारण था कि ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन ने इतनी शांति से उन्हें भागते छोड़ दिया था? इसे जानते हुए जायन का भाव कठोर हो गया और उसने अपना भंडारण थैला थपथपाया। एक पल में 100 नीले प्रकाशों सहित 2 लाल प्रकाश उड़ गए, घनघोर रूप से उसे घेर लिया। प्रकाश फीके पड़ने पर 2 रक्तजिद मकड़ियां और 100 से अधिक विशाल 6 मीटर ऊंचे नीले वानर प्रकट हुए। विशाल वानरों ने प्रकट होते ही भुजाएं उठाईं और उंगलियों से 10 नीले प्रकाश किरणें शुद्ध शव पर छोड़ीं, आकाश को प्रकाश किरणों से आच्छादित कर दिया। इतने सघन हमलों से बचने में असमर्थ दानव शव की आंख ने विशैली चमक उत्सर्जित की और उसने काले क्यूआई का गोला उगलकर बारीक नीले प्रकाश किरणों के ज्वालामुखी का सामना किया। फिर उसने भुजाओं को क्रॉस करके शरीर के सामने रखा हमले को रोकने और काले क्यूआई के ठीक पीछे चला। काला क्यूवी अधिकांश नीले प्रकाश को बिखेरने में सफल रहा, लेकिन जो उसके शरीर पर गिरे वे केवल नीले धुएं और बिखरी चमक में बदल गए। दानव शव ने क्षणिक कुरूप मुस्कान दिखाई, दांत थोड़े नुकीले किए, फिर विशाल वानरों की ओर अत्याचारी डग भरते बढ़ा। क्रैक की एक श्रृंखला ध्वनियों के साथ निकटवर्ती कुछ पुतलों को काले प्रकाश के नखों ने चीर डाला। जायन ने इसे देखकर भौहें सिकुड़ी और क्रुकड सोल ने तुरंत 100 मीटर ऊंचा रक्त प्रकाश छोड़ा, इसे विशाल रक्त लाल तलवार में संकुचित किया, फिर शुद्ध शव पर भयंकर काटा। क्लैंग! रक्त तलवार दानव शव के सिर पर गिरी, लेकिन केवल धातु टकराने की ध्वनि हुई, मानो कटाव से क्षति न पहुंचे। ये प्रहार शव को केवल क्रोधित करने वाला लगा। इसने एक भुजा से रक्त तलवार पकड़ी और दूसरी झुलाई, मानो तलवार नष्ट करके क्रोध शांत करना चाहता हो। जायन इसे देखकर शांत आनंद प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। इनकेंटेशन मुद्रा के साथ क्रुकड सोल की रक्त तलवार बैंगनी ज्वालाओं में बदल गई। एक क्षण में शुद्ध शव जंगली ज्वालाओं में लिपट गया, जिससे वह घबराकर चीखा और भुजाओं से शरीर पर थपथपाया। हालांकि दानव शव ने जल्दी अनुभव किया कि यद्यपि बैंगनी ज्वालाएं बुझाना कठिन थीं, वे उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा रही थीं और अनदेखी की जा सकती थीं। फिर उसने ज्वालाओं के अपराधी को खोजने का प्रयास किया, लेकिन सिर उठाते ही 2 विशाल सफ़ेद जाले चुपचाप उसे ढक लिया, मजबूती से फंसा दिया क्योंकि वह अनजागर था।
वे रक्तसित मकड़ियों के जाले थे। दानव शव बहुत भयभीत हुआ और पूरी शक्ति से मुक्त होने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय बैंगनी ज्वालाएं कटोरी मोटे बैंगनी ज्वाला नाग में बदल गईं और उसके शरीर को कसकर लपेट लिया। मकड़ी जालों और ज्वाला नाग के बंधन से वह थोड़ी देर भागने में असमर्थ था। फिर बिना किसी संकोच के जायन और क्रुकड सोल प्रकाश धारा में बदल गए, अपनी मकड़ियों और पुतलों को वापस लिया और पीछे देखे बिना तुरंत उड़ चले। यदि उसने गलत न सुना हो तो ग्रैंडमास्टर जेनिथ की दिशा से तीसरी दर्दनाक चीख सुनाई दी थी। यदि अब भागने का अवसर न लिया तो वह निश्चित रूप से पुराने दानव का गुलाम बन जाएगा। जायन और क्रुकड सोल की संयुक्त शक्तियों ने उन्हें एक सांस में 50 किलोमीटर से अधिक दूर उड़ा लिया। कई बार दिशा बदलने के बाद वे एक छोटे नामहीन द्वीप पर पहुंचे। दोनों तुरंत द्वीप पर उतरे और खुद को 40 मीटर गहराई तक दफना लिया। फिर उन्होंने आभा विच्छेदन मलमल कपड़े से खुद को लपेट लिया और नामहीन इंकेंटेशन से अपनी क्यूआई को प्रतिबंधित किया। सब कुछ करने के बाद भी जायन आशंकित महसूस कर रहा था, न जानता था कि क्या वह दोनों दानवों की आध्यात्मिक संवेदना से बच पाएगा। आखिरकार नासेंट सोल भिक्षु के पास औसत कोर फॉर्मेशन भिक्षु से कहीं श्रेष्ठ आध्यात्मिक संवेदना निश्चित होती है। दुर्भाग्य से जायन को ये जानने का कोई उपाय नहीं था कि 50 किलोमीटर दूर ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन अपनी मूल स्थिति में खड़ा था, उदासीन भाव से, मानो भागने वालों का पीछा त्याग चुका हो। इसके अतिरिक्त उसके पास एक विशाल लाल वस्त्रधारी बैंगनी मुखी पुरुष था, साथ ही दर्जन भर से अधिक गहरे हरे शुद्ध शव। ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन और बैंगनी मुखी पुरुष के सामने एक बेहोश मध्यवयस्क पुरुष हवा में तैर रहा था। उसे नीले प्रकाश उत्सर्जित करने वाली विचित्र सुइयों से सहारा मिला था जो उसके शरीर में गड़ी हुई थीं। एल्दर झाओ और अन्य के लिए वे दोनों के पीछे भयभीत होकर लेटे थे, सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कोर फॉर्मेशन भिक्षुओं में भी गर्व का लेशमात्र निशान नहीं था। मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ कि ज़ियारा लिन लड़की वास्तव में भाग गई। मुझे मूलतः विचार था कि उसे साथी साधक स्कारलेट फ्लेम को सौंप दूं। लगता है हमें भविष्य में अवसर तलाशना पड़ेगा। ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन शांत भाव से बोला। कृपया हताश न हो वरिष्ठ वो। यद्यपि वह ज़ियारा लिन लड़की उन शीर्ष 10 भट्टी भांडों में से एक है जिन्हें मैं विचारूंगा, आपका पौत्र उसमें काफ़ी आकर्षित हो चुका प्रतीत होता है। उसे उसके लिए क्यों न छोड़ दें। विशाल बैंगनी मुखी पुरुष हंसा। तो साथी साधक स्कारलेट फ्लेम को अनेक धन्यवाद। हम लौटकर मैं टर्टल सोर्स द्वीप पर 20 स्वीकार्य महिला भिक्षुओं को मुआवजे के रूप में भेजूंगा। वैसे भी आपका गुरु मेरा वरिष्ठ माना जा सकता है, कृपया उन्हें मेरा प्रणाम दें। ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन ने सुनकर चेहरे पर दुर्लभ मुस्कान दिखाए। वरिष्ठ, मैं भी अपने गुरु को लंबे समय से नहीं देखा। यदि उनसे मिलूं तो निश्चय ही आपका उल्लेख करूंगा। विचित्र स्कारलेट फ्लेम ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, फिर आंखें घुमाए और जारी रखा, हालांकि अब जब ज़ियारा लिन लड़की भाग चुकी है, वह स्टार पैलेस से संपर्क कर सकती है। क्या हमें किसी समस्या की चिंता करनी चाहिए? स्कारलेट फ्लेम ने चिंता का लेश दिखाया। स्टार पैलेस, हे, कोई समस्या नहीं। ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन ने उदासीनतापूर्वक तिरस्कार हंसा। जितना मुझे ज्ञात है, हेवनली स्टार पैलेस के एल्डर्स सभी एकांतवास में हैं। वर्तमान में वे निश्चित रूप से किसी तुच्छ मामले से नहीं निपटेंगे। स्टार पैलेस के वे 2 पुराने दुष्ट बिना कारण के डिवाइन एसेंस फ्यूज्ड लाइट नामक तकनीक शुद्ध कर रहे हैं। परिणामस्वरूप दोनों प्रति वर्ष निश्चित तिथि पर मात्र आधा मास हेवनली स्टार सिटी छोड़ सकते हैं, अन्यथा उनकी साधना बहुत गिर जाएगी। लगता है अगली हेवनवॉइड हॉल यात्रा में हमें बहुत कम शत्रुओं की चिंता रहेगी। ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन का लहजा आनंद मिश्रित था। स्कारलेट फ्लेम के मुंह का कोना सिकुड़ा। हालांकि मेरे गुरु ने पूर्व में इसका उल्लेख किया था, जब तक हेवनली स्टार सिटी के ऋषि हेवनली स्टार सिटी में रहकर अपनी एसेंस फ्यूज्ड पर्वत का समर्थन ग्रहण करते हैं, वे अजेय हैं। इसके अतिरिक्त यदि वे डिवाइन एसेंस फ्यूज्ड लाइट को महासफलता चरण तक पहुंचा लें तो वे हेवनली स्टार सिटी से बंधे नहीं रहेंगे और स्कैटर्ड स्टार सागरों में सर्वोच्च होंगे। स्कारलेट फ्लेम ने गहन चिंता से कहा, सच्चा स्वरूप, महासफलता चरण, ये तो दोनों ऋषियों की मनमानी कल्पना है। उन्होंने ये भी विचार नहीं किया कि स्कैटर्ड स्टार द्वीप समूह में अनगिनत वर्षों से डिवाइन एसेंस फ्यूज्ड लाइट इतनी प्रचलित होने पर भी किसी ने इसे वास्तव में सिद्ध क्यों नहीं किया। निस्संदेह यदि एसेंस फ्यूज्ड पर्वत समुद्रतल से अनजाने में उभर आए और हेवनली स्टार सिटी पहुंच जाए तो उनके लिए सौभाग्य होगा। लेकिन मुख्य विषय पर लौटें। डिवाइन एसेंस फ्यूज्ड लाइट ऐसी साधना है जो केवल बाह्य वस्तुओं पर निर्भर होकर सिद्ध हो सकती है। मुझे पूर्ण संदेह है कि इस साधना के संस्थापक ने इसे मजाक में रचा था। इस लोक में कौन सी साधना सभी 5 तत्वों को नियंत्रित कर सकती है? वैसे भी इसकी उनकी साधना पुनर्तः व्यर्थ है। भले ही वे इसे सिद्ध न कर पाएं, उनकी साधना सीमा ही उन्हें इस लोक में अपूर्व बनाती है। ग्रैंडमास्टर जेनिथ यिन ने प्रतिवाद किया। आशा है जैसा वरिष्ठ कह रहे हैं। यद्यपि स्कारलेट फ्लेम अभी भी कुछ चिंतित था, वह केवल सहमत हो सका। जो भाग निकले उनमें 18 में से 2 हेवनवाइड शवों से मुक्त हो गए, ज़ियारा लिन और उसके संप्रदाय दूतों के अतिरिक्त।
ये काफी अप्रत्याशित था। ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन ने अपने छोटे पतले दाढ़ी को सहलाते हुए विचित्र दृष्टि दिखाए। सही, ज़ियारा लिन ने अपने संप्रदाय रक्षक खजाने को धारण किया था, वो ड्रैगन पट्टिका। उसके संरक्षण पर भरोसा कर उसने स्वयं और संप्रदाय दूतों को सुरक्षित पहुंचा दिया। हालांकि अन्य दो भागने वाले काफी विचित्र थे। दूर से देखा तो दोनों ने बड़ी संख्या में मानव सदृश यांत्रिक पुतलों को मुक्त किया था। हालांकि जो अन्य दो भाग निकले थे वे काफी विचित्र थे। दूर से मैंने देखा कि दोनों ने बड़ी संख्या में मानव सदृश यांत्रिक पुतलों को मुक्त किया था। यद्यपि उनकी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताएं बहुत ही न्यून थीं, फिर भी एक साथ 100 से अधिक को नियंत्रित करने की क्षमता काफी असामान्य थी। विचित्र स्कारलेट फ्लेम भी आश्चर्यचकित हुआ और सहमति में सिर हिलाया। छोड़ दो उन्हें, दो छोटी मछलियों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि मैं पोजेशन के बाद अपनी सीमित जादुई शक्ति से बंधा न होता तो मैं अन्य विधियों से उन्हें अपनी आंखों के सामने भागने से रोक सकता था। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा हो गया है, गद्दार शिष्य को पकड़ लिया गया है। मैं उसे वापस ले जाकर पता लगाऊंगा कि उसने खंडित हेवनवॉइड मानचित्र कहाँ छिपाया है। ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन उदासीनता से बोला, मानो जायन और क्रुकड सोल के भागने से उसे कोई फर्क न पड़ता हो। ये सुनकर विचित्र स्कारलेट फ्लेम ने विषय छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसने ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन को विदा कहा और काले बादल में बदलकर उड़ चला। विचित्र स्कारलेट फ्लेम को क्षितिज में गायब होते देख ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन ने हल्की तिरस्कारपूर्ण हंसी हिलाई। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उंगलियां ढीली की, जिसमें कई इंच बड़ा सफेद मकड़ी जाल का गोला प्रकट हुआ। जेनिथ यिन ने मकड़ी रेशम को घूरते हुए विचित्र मोहित अभिव्यक्ति दिखाए। रक्तजिद मकड़ी, मुझे वास्तव में नहीं लगा था कि मैं इन्हें फिर देखूंगा। लगता है स्वर्ग ने मुझे त्यागा नहीं है, मेरे पास अभी भी अवसर है। ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन ने स्वयं से बुदबुदाया, फिर अचानक आकाश की ओर हंसते हुए गरज उठा। एल्द झाओ और अन्य पीले पड़ गए पूर्ण आघात से। ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन ने अचानक अपनी विक्षिप्त हंसी रोकी और जोर से चिल्लाया, जाओ, हम द्वीप पर लौट रहे हैं। उसके बाद उसने हवा में तैरते मध्यवयस्क भिक्षु को पकड़ा और वापसी का नेतृत्व किया। जायन को स्वाभाविक रूप से 50 किलोमीटर दूर क्या घटा इसका कोई ज्ञान न था। भय के कारण वह पूरे एक मास भूमिगत रहा, फिर पूर्ण सावधानी से बाहर निकला। उसने आसपास सावधानीपूर्वक जांच की और निश्चित हो गया कि कोई आसपास नहीं है, तब बिना शब्द कहे क्रुकड सोल के साथ हेवनली स्टार सिटी वापस उड़ा। ये यात्रा ने उसे गहरा आघात पहुंचाया था, वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। लेकिन उसे सबसे अधिक उदास करने वाली बात यह थी कि उसने इस महान खतरे को झेला बिना कुछ लाभ के। उसे अनुमान था कि हेवन लाइटनिंग बांस ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन के हाथ लग गया था। इस प्रकार वह निराश होकर हेवनली स्टार सिटी लौट गया। हेवनली स्टार सिटी पूर्व की भांति ही समृद्ध थी। जब स्टार पैलेस के द्वारपालों ने उसे सम्मानपूर्वक वरिष्ठ कहकर संबोधित किया तो हाल ही में मृत्यु से बचे जायन को कोई प्रसन्नता न हुई और वह दुखी भाव से शहर में प्रवेश कर गया। लेकिन जब वह 33वीं परत पर अपनी गुफा निवास पहुंचा तो वह स्तब्ध रह गया। गुफा निवास के प्रतिबंधों के बाहर एक ध्वनि संचरण तावीज शांतिपूर्वक तैर रहा था। जायन का भाव काला पड़ गया और उसने भौहें चढ़ाईं। फिर उसने अधिकार तावीज निकाला और कुछ अनिच्छा से पदक से हरी रोशनी छोड़ी। ध्वनि संचरण तावीज हरी रोशनी से लिपट गया और अग्नि में प्रकाश धारा में जायन की ओर आया। जायन ने अपनी उंगली से सफेद प्रकाश का कण छोड़ा जो तावीज से टकराया, जिससे वह प्रज्वलित हो गया और एक सुंदर स्त्री स्वर निकला। ये सुनकर जायन प्रथम क्षण स्तब्ध रहा, लेकिन जल्द क्रोध प्रकट किया। ये लेडी फैन का स्वर था। उसने उसे इतनी कठिनाई में डालने के बाद भी लज्जाहीन होकर उसके द्वार पर दस्तक दी। उस दिन से दबाए गुस्से का पेट अचानक फट पड़ा। उसका हाथ तुरंत लाल रोशनी से चमका और मुट्ठी आकार का अग्निगोला बना लिया, ध्वनि संचरण तावीज को नष्ट करने का इरादा करके फेंकने को। हालांकि उसके अगले शब्दों ने जायन का हृदय विचलित कर दिया और उसने हाथ रोका। थोड़ी देर बाद लेडी फैन का स्वर समाप्त हो गया। जायन ने हाथ के अग्निगोले को आकस्मिक ढंग से बुझा दिया और थोड़ी पकड़कर गहन चिंतन में डूब गया। सच कहें तो जायन को 3 महिला भिक्षुओं के भागने पर थोड़ा आश्चर्य हुआ था। हालांकि वर्तमान में उसके मन में उनके प्रति कोई सद्भावना न थी। उसने उनसे किसी सराय में मिलने का अनुरोध किया था और हेवन लाइटनिंग बांस का विषय उठाया था, धीमे स्वर में बोलते हुए मानो उनके पास हो। इससे जायन बेहद क्रोधित हो गया और उसके भाव अस्थिर हो गए। लेकिन अंत में कुछ और सोचने के बाद जायन ने उनसे मिलने का निर्णय लिया। वह उनके प्रतिशोध के किसी मामले में सहायता करने को सहमत न होगा और केवल बाजार मूल्य से ऊपर बांस खरीदना होगा। उसे विश्वास था कि अन्य कोई हेवन लाइटनिंग बांस को उसके लिए उतना उपयोगी न मानेगा और इसे न्यून महत्व का समझेगा। आखिरकार दुर्लभ लकड़ी गुण सामग्री सामान्यतः जादुई खजाना शुद्धिकरण के लिए मूल सामग्री के रूप में प्रयुक्त होती हैं, कुछ विचित्र जादुई खजानों को छोड़कर। जैसा लेडी फैन ने वर्णन किया था कि हेवन लाइटनिंग बांस का छोटा डंठल केवल कुछ इंच लंबा था, अशुद्धियां निकालने पर इतनी सामग्री न बचेगी कि एक खंजर भी शुद्ध हो सके।
ऐसा सोचकर जायन उत्साहित मन से सराय की ओर चला। 1 घंटे बाद जायन ग्रैंड फ्लोरिश सराय पहुंचा और क्रुकड सोल के साथ तीसरी मंजिल के एक कक्ष में प्रवेश किया। सराय काफ़ी विशेष थी क्योंकि प्रथम 2 मंजिलें साधारण मनुष्यों के लिए थीं और तीसरी मंजिल भिक्षुओं के उपयोग के लिए आरक्षित। जायन ने आराम से उल्लिखित कक्ष खोज लिया। हालांकि कक्ष द्वार पर हल्की सफ़ेद रोशनी की परत चढ़ी थी। स्पष्ट था कि जांच के लिए एक संरचना स्थापित की गई थी। इसे देखकर जायन ने स्वव्यंग्यपूर्ण मुस्कान नहीं छिपाई। लगता था सुंदर स्त्रियां हालिया घटनाओं से बहुत भयभीत हो चुकी थीं। जायन ने हल्के सिर हिलाया, फिर हाथ से सफ़ेद प्रकाश का कण प्रतिबंध पर छोड़ा, जिससे श्रृंखला तरंगें उत्पन्न हुईं। कक्ष के अंदर से कोई ध्वनि न आई, लेकिन थोड़ी देर बाद जायन ने आध्यात्मिक संवेदना की लहर महसूस की जो उसके और क्रुकड सोल के चारों ओर घूमकर कक्ष में लौटी। फिर सफ़ेद रोशनी चमकते ही द्वार प्रतिबंध गायब हो गया। ज़ियारा लिन का स्पष्ट ठंडा स्वर बोला, तो ये दोनों वरिष्ठ आ गए। कृपया अंदर आएं, हम बहनें आपका काफ़ी इंतज़ार कर रही हैं। जायन ने शांत भाव से द्वार धकेला और क्रुकड सोल को साथ लेकर धीरे अंदर चला। कक्ष की सजावट सरल थी और लाल लकड़ी की मेज तथा कुछ स्वादिष्ट रत्न कुर्सियों को छोड़कर अन्य कोई वस्तु न थी। हालांकि जायन स्तब्ध रह गया जब उसे पाया कि ज़ियारा लिन संप्रदाय सदस्यों वाले कक्ष में एक अपरिचित स्त्री लैंग्वर्ड अभिव्यक्ति के साथ बैठी थी। स्त्री पीले वस्त्रों में थी और अपेक्षा के अनुरूप निर्दोष पीला मुख तथा चमकदार स्पष्ट नेत्रों वाली। उसने हल्की मुस्कान के साथ जायन की ओर देखा। आश्चर्य के क्षण बाद उसने संदेहपूर्ण हिचकिचाहट से पूछा, क्या आप मिस ज़ियारा लिन हैं? यद्यपि उसने ज़ियारा लिन का सच्चा रूप न देखा हो, लेकिन सुना था कि वह अपराजय सौंदर्य की स्वामिनी है। जायन ने थोड़ी भ्रमित होकर पलक झपकाए और सोचा, निश्चय ही यह वह नहीं हो सकती। यद्यपि यह युवा पीली वस्त्र वाली स्त्री आकर्षक थी, लेकिन उसकी महान ख्याति से मेल नहीं खाती। क्या यह उसका सच्चा रूप नहीं था? वरिष्ठ आश्चर्यचकित प्रतीत हो रहे हैं। क्या वांग निंग का सच्चा रूप वरिष्ठ हान को निराश करता है? निराश करने के लिए खेद है, लेकिन यह वास्तव में मेरा सच्चा रूप है। पीली वस्त्र वाली स्त्री ने जायन के आघात को भेद लिया और हल्की मुस्कान के साथ उदासीनता से बोली। सच्चा रूप? जायन ने युवती के मुख को कुछ क्षण ध्यान से देखा, फिर बिना शब्द कहे सिर हिलाया। यद्यपि उसे उसके रूप में कोई दोष न दिखा, न कोई भ्रम तकनीक, न अन्य परिवर्तन, फिर भी वह विश्वास न कर सका कि यह वास्तव में ज़ियारा लिन का सच्चा रूप था। आखिरकार इस लोक में अनेक विचित्र खजाने थे। यदि 1-2 ऐसे हों जो सच्चे रूप को छिपा सकें और मुख परिवर्तित कर सके तो आश्चर्यजनक न होगा। ज़ियारा लिन ने जायन के अविश्वास को देखा, लेकिन इसका खंडन न किया। इसके बजाय वह क्रुकड सोल की ओर मुड़ी और मधुर मुस्कान के साथ बोली, तो क्रुकड सोल वरिष्ठ हान का बाह्य अवतार है। ये सुनकर जायन का शरीर स्थिर हो गया और उसने स्त्री को लंबे समय तक ठंडी दृष्टि से घूरा, फिर ठंडे स्वर में पूछा, ज़ियारा लिन सुंदरी को ये कैसे ज्ञात हुआ? हे, वरिष्ठ को इतना आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं। हमारे संप्रदाय में भी क्लोन शुद्धिकरण की विधि है। हालांकि इसकी लागत बहुत अधिक है और सफलता दर भयानक रूप से न्यून। इसलिए हमारे संप्रदाय सदस्यों द्वारा इसका उपयोग दुर्लभ है। हालांकि वरिष्ठ का क्लोन काफ़ी विचित्र है। सामान्यतः क्लोन की साधना बहुत हीन होती है, लेकिन वरिष्ठ हान का क्लोन भी प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन पर है। कितना विचित्र! ज़ियारा लिन ने चमकदार भ्रमित नेत्रों से हल्की मुस्कान दी। चूंकि ज़ियारा लिन सुंदरी ने इसे भेद लिया है, मैं इसे छिपाऊंगा नहीं। हालांकि अन्य 2 साथी साधक क्यों नहीं हैं? जायन ने विश्रांत भाव से स्वीकार किया, लेकिन कक्ष को देखकर दूसरा प्रश्न पूछा। जायन जानता था कि क्रुकड सोल को उसके क्लोन के रूप में खोजा जाना समय की बात है और विशेष रूप से आश्चर्यचकित न हुआ। वरिष्ठ, कृपया बैठें। मेरी 2 वरिष्ठ सखियां बाजार नगर में कुछ वस्तुएं खरीदने गई हैं और रास्ते में हेवनली स्टार सिटी में दीर्घकालिक निवास भी। युवती ने सुंदरता से जायन को आसन पर आमंत्रित किया और मधुर स्वर से स्पष्टीकरण दिया। आसन ग्रहण करने पर जायन ने भौहें सिकोड़कर संदेहपूर्ण पूछा, क्या आप तीनों साथी साधक ज़ियारा लिन संप्रदाय लौटने का इरादा नहीं रखते? ज़ियारा लिन संप्रदाय लौटें? हम साहस नहीं करते। चूंकि ज़ेनिथ यिन द्वीप हमारा शत्रु बन गया है और हमारे 2 महान संप्रदाय एल्डर्स ने विश्वासघात किया है, लौटने पर हम उन दानवों के हाथ पड़ जाएंगे। अन्य छोटे मध्यम शक्तियां भी हमें निगलने का अवसर ताड़ेंगी। इसलिए हमने अपने संप्रदाय के संचित धन से ज़ियारा लिन संप्रदाय को अस्थायी रूप से हेवनली स्टार सिटी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। ज़ियारा लिन ने संकटपूर्ण मुस्कान के साथ आह भरी। समझ गया। जायन ने सिर हिलाया। चूंकि जायन का उनके साथ गहरा संबंध न था, उसने अतिरिक्त उत्साह प्रदर्शित न किया। ज़ियारा लिन को जायन के प्रतिक्रिया की परवाह न लगी और उसने उसके लिए चाय का प्याला उंडेला। फिर उदासीनता से बोली, जब हम उस शुद्ध शव के अवरोध से भागे तो हमने वरिष्ठ को अपने शव को वश में करते देखा, इसलिए ज्ञात हुआ कि वरिष्ठ भाग निकले। बाद में वरिष्ठ सखी फैन से सुना कि वरिष्ठ ने हेवन लाइटनिंग बांस के लिए हमारी सहायता की। इसलिए मैंने उसे ध्वनि संचरण तावीज़ भेजकर वरिष्ठ हान को वार्ता के लिए आमंत्रित किया।
जायन ने विषय की जड़ पर सीधे प्रहार किया बिना घुमावदार बातें किए। ध्वनि संचरण तावीज़ में उल्लेख था कि हेवन लाइटनिंग बांस साथी साधिका ज़ियारा लिन के पास है। क्या ये सत्य है? ये वस्तु ज़ेनिथ यिन द्वीप द्वारा अपहृत तो नहीं हुई? जायन का सीधा प्रश्न ज़ियारा लिन के नेत्र फैला गया आनंद के लेश के साथ। उसने मधुर स्वर से उत्तर दिया, चूंकि वरिष्ठ इतने सीधे हैं, मैं विषय टालूंगी नहीं। मूलतः हमारे ज़ियारा लिन संप्रदाय ने उस छोटे संप्रदाय से न केवल एक डंठल हेवन लाइटनिंग बांस प्राप्त किया था, बल्कि दो। एक चुरा लिया गया जबकि दूसरा हमारे पास रहा। यदि वरिष्ठ इसे चाहते हैं तो एक कन्या इसे आपको प्रदान करने को इच्छुक है। जायन प्रसन्न हुआ लेकिन उसके भाव में उत्साह न जला। इसके बजाय उसने गहन दृष्टि से उसे देखा और गंभीर स्वर से पूछा, प्रदान? ज़ियारा लिन सुंदरी क्यों व्यर्थ बातें करती हैं? चूंकि आपने इस वस्तु से मुझे यहाँ लुभाया है तो निश्चय ही कुछ शर्तें जुड़ी होंगी। वे बताए, मैं उनका विचार करूंगा। ज़ियारा लिन कुछ स्तब्ध हुई और उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। स्वयं से कुछ बुदबुदाने के बाद उसने गंभीरता से कहा, सच कहूं तो हेवन लाइटनिंग बांस वर्तमान में ज़ियारा लिन संप्रदाय के लिए व्यर्थ वस्तु है। अंतिम युद्ध में हमारी सहायता करने की कृपा के कारण इसे आपको देना उचित ही है। हालांकि हमारा संप्रदाय वर्तमान में महान परिवर्तन से गुजर रहा है और हमारी शक्ति इतने विशाल संप्रदाय को धारण करने में असमर्थ है। इसलिए इस बांस के अतिरिक्त यदि वरिष्ठ हमारे संप्रदाय में अतिथि एल्डर का पद ग्रहण करें तो हम आपको प्रतिवर्ष 300 आत्मा पत्थर प्रदान करेंगे। आशा है आप अस्वीकार न करेंगे। अतिथि एल्डर। जायन का भाव थोड़ा बदल गया। उसे अपेक्षा न थी कि वे ऐसा अनुरोध करेंगे। पूर्वोक्त के अतिरिक्त यदि वरिष्ठ की साधना के लिए किसी युग्म साधना भट्टी भांट की आवश्यकता हो तो हमारा संप्रदाय उत्कृष्ट महिला शिष्या को वरिष्ठ की रखेल के रूप में प्रदान करेगा। ज़ियारा लिन ने शांतिपूर्वक जोड़ा। ये शर्तें जायन के भाव में कोई परिवर्तन न लाईं। आध्यात्मिक औषधियों की सहायता से उसे युग्म साधना से मिलने वाली न्यून आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता न थी। हालांकि हेवन लाइटनिंग बांस भिन्न मामला था। संभवतः उसे ऐसा कोई दुकान न मिले जहां यह उपलब्ध हो। कुछ विचार के बाद जायन ने उत्तर दिया, ये शर्तें मान्य नहीं। मैं एकाकी साधक बनने का आदी हूँ। मुझे संप्रदाय से बंधना नहीं चाहिए। साथ ही साधिका अन्य शर्तें प्रस्तुत करें। मुझे संप्रदाय से बंधना स्वीकार्य नहीं। साथ ही साधिका अन्य शर्तें प्रस्तुत करें। यदि नहीं तो मैं इस वस्तु को बाजार मूल्य से 30% अधिक पर खरीदने को इच्छुक हूँ। वरिष्ठ मजाक कर रहे हैं। 3 महान दिव्य लकड़ियों जैसी सर्वोत्तम सामग्री का क्या बाजार मूल्य? बिना उपयोग के यह व्यर्थ है, लेकिन लकड़ी गुण साधना वाले भिक्षु के लिए यह अमूल्य रत्न है। जायन के अस्वीकार ने ज़ियारा लिन को आश्चर्य न दिया, लेकिन उसने हल्की मुस्कान के साथ आत्मा पत्थरों की पेशकश को ठुकरा दिया। जायन ने भौहें सिकुड़ी। लगता था ये स्त्री जानती थी कि वह वास्तव में इस वस्तु को चाहता है और इसे जाने न देगी। उसके पास इस महत्वपूर्ण वस्तु को बंधक बनाए रखने से उसे अत्यंत असुविधा हो रही थी। हालांकि वह हेवन लाइटनिंग बांस के लिए ज़ियारा लिन संप्रदाय की इच्छा के अधीन कभी न होगा। ठीक जब जायन हेवन लाइटनिंग बांस त्याग कर अन्य सामग्रियों से जादुई खजाना शुद्ध करने का सोच रहा था, युवती ने समझौता प्रस्तावित किया। चूंकि वरिष्ठ बंधन अस्वीकार करते हैं तो संप्रदाय का नामात्र एल्डर बनने के बारे में क्या? आप एल्डर का सम्मान भोग सकते हैं और संप्रदायाध्यक्ष के आदेश स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। कम से कम हमारा संप्रदाय आपके कोर फॉर्मेशन भिक्षु होने की ख्याति का उपयोग कर स्वयं की रक्षा कर सकेगा। यदि ऐसा हो तो वरिष्ठ सहमत होंगे। नामात्र एल्डर। ज़ियारा लिन की स्पष्ट ईमानदारी ने जायन को स्तब्ध कर दिया। यदि ज़ियारा लिन संप्रदाय को महान शत्रु का सामना हो तो मुझे कार्य करने की आवश्यकता न होगी। उसने अविश्वासपूर्ण भाव से संदेहपूर्ण पूछा, यदि हमारे संप्रदाय को कोई समस्या या वरिष्ठ की सहायता की आवश्यकता हो तो निश्चय ही वरिष्ठ के विवेक पर निर्भर। वैसे भी हम आपको कृतज्ञ रहेंगे। उसने पूर्वचिंतित मानो बिना हिचकिचाहट उत्तर दिया। कुछ क्षण सिर झुकाकर चिंतन करने के बाद उसने सिर उठाया और धीरे बोला, साथी साधिका ज़ियारा लिन, यदि मैं भ्रमित न हूं तो आप केवल मुझे ध्वज के रूप में उपयोग करना चाहती हैं ताकि कमजोरी के क्षण में आपको हानि पहुंचाने वाली शक्तियों से ज़ियारा लिन संप्रदाय की स्थिति मजबूत हो। इस समाचार प्रसारित करने पर जब तक असत्य सिद्ध न हो ये प्रभावी रहेगा। वरिष्ठ हान सत्य कहते हैं। समय आने पर हम वरिष्ठ के कोर फॉर्मेशन भिक्षु होने का उल्लेख करेंगे। यह एल्डर मिंग और झाओ के विश्वासघात के विनाशकारी प्रभावों को कुछ हद तक संतुलित करेगा। युवती ने हल्की मुस्कान के साथ भविष्य योजनाएं बताईं। यदि ये आपकी शर्तें हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ। हालांकि मैं अन्य भिक्षुओं से स्वयं को आपके संप्रदाय का एल्डर न बताऊंगा। मेरे संप्रदाय के लिए सती प्रदर्शन की आशा न करें। यह आपके ऊपर निर्भर कि अन्यों को विश्वास दिलाएं कि मैं आपके संप्रदाय का एल्डर बन गया हूँ। कुछ चिंतन के बाद जायन ने अंततः सहमति दी, क्योंकि वह हेवन लाइटनिंग बांस को अत्यधिक चाहता था और महसूस किया कि इससे कोई कठिनाई न होगी। ठीक है, जब समय आए तो वरिष्ठ यदि अस्वीकार न करें तो मैं और मेरी वरिष्ठ सखियां आपको उत्तम व्यवहार देंगी। युवती ने प्रसन्नता से उच्छल भाव से बोला।
चूंकि दोनों सहमत हो गए, ज़ियारा लिन ने निष्कर्ष में विलंब न करने का इरादा किया। उसने एक विचित्र पेटी निकाली और मेज पर रख दी। पेटी काफ़ी असामान्य थी क्योंकि न तो लकड़ी, धातु न जेड प्रकार की सामग्री से बनी थी। पेटी का शरीर पारदर्शी था और हल्की नीली धुंध से घिरी हुई। जायन के भ्रमित भाव देखकर ज़ियारा लिन ने कोमल स्वर से स्पष्टीकरण दिया, ये पेटी जेड पेस्ट नामक वस्तु से शुद्ध की गई है। यद्यपि नाम में जेड है, ये वास्तव में जेड पत्थर या 5 तत्वों की कोई वस्तु नहीं। केवल ऐसी वस्तु ही हेवन लाइटनिंग बांस को सुरक्षित रख सकती है बिना आध्यात्मिक क्यूआई रिसाव के भय के। जायन ने सिर हिलाया। चूंकि उसे जेड पेस्ट का पहले कभी न सुना था, ये स्पष्टतः दुर्लभ सामग्री थी और अत्यंत मूल्यवान। ज़ियारा लिन ने तब अपनी कोमल निर्दोष उंगली बढ़ाई और प्रकाश चमकते ही सोयाबीन आकार का हरा प्रकाश गोला उस पर प्रकट हुआ। फिर उसने बिना हिचकिचाहट पेटी को स्पर्श किया। हरे प्रकाश के नीली धुंध से संपर्क होते ही कोमल क्रैक ध्वनि हुई, प्रकाश धुंध अचानक गायब हो गई और पेटी धीरे खुल गई। उत्साहित मन से जायन ने ध्यानपूर्वक पेटी की ओर दृष्टि लगाए। साधना बांस, ये हेवन लाइटनिंग बांस है। जायन का भाव निरंतर परिवर्तित होता रहा। पेटी में 2 इंच लंबा उंगली मोटा सूखा बांस डंठल था जिसकी जड़ें स्पष्टतः मुरझाई हुई। किसी भी कोण से देखने पर यह साधारण बांस जैसा ही प्रतीत होता था। संदेह मन में पकड़े, जायन ने भावहीन होकर ज़ियारा लिन की ओर देखा। युवती ने जायन के संदेह को देखा और हल्के हंसे। उसने सूखे बांस को उंगलियों के बीच दबाया और दूसरी भुजा में चमकदार चमकीला चाकू लिया। ज़ियारा लिन ने पूर्ण शक्ति से बांस पर तेज काटा। चाकू के धरे के संपर्क के क्षण बांस ने पतली विद्युत चाप छोड़ी और चाकू को तुरंत उछाल दिया। इसे देखकर जायन के संदेह मिट गए और उसने बांस को सावधानी से पेटी में लौटाया और सुरक्षित रख लिया। जल्द ही ज़ियारा लिन ने जायन को ज़ियारा लिन संप्रदाय का अधिकार पदक दिया। दोनों के संक्षिप्त वार्तालाप के बाद जायन विदा हो गया। जायन के जाने के थोड़ी देर बाद लेडी फैन और जुओ रूटिंग सराय लौटी। ज़ियारा लिन द्वारा सहमति बताने पर दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को देखा। कनिष्ठ सखी, हमने इस पर काफ़ी चर्चा की है। हेवन लाइटनिंग बांस की महान ख्याति से हम अन्य कोर फॉर्मेशन भिक्षु ढूंढ सकते हैं। इस व्यक्ति को समायोजित क्यों? लेडी फैन शिकायत न कर सकी। यद्यपि जुओ रूटिंग मौन रही, उसकी भौहें भ्रम से सिकुड़ीं। वरिष्ठ सखी ने नहीं देखा कि जब मैंने उसे हमारे संप्रदाय का एल्डर बनने को कहा तो उसका मुख कितना विकृत हो गया। उसकी दृष्टि में दृढ़ संकल्प था कि हेवन लाइटनिंग बांस के बिना वह कुछ न मानेगा। वरिष्ठ सखी ने भी कहा था कि यह व्यक्ति हमारे मोहक तकनीकों से अप्रभावित है। हेवन लाइटनिंग बांस से अन्य भिक्षुओं को आमंत्रित करने पर वरिष्ठ सखी उस तुच्छ वस्तु को बहुत अधिक मूल्य दे रही हैं। यद्यपि हेवन लाइटनिंग बांस 3 महान दिव्य लकड़ियों में जाना जाता है, लेकिन इसके उपयोग बहुत कम हैं। कोई इसे सर्वोत्तम जादुई खजाना शुद्धिकरण के अतिरिक्त कुछ न करेगा, और जादुई खजाना शुद्धिकरण तकनीकों के ज्ञान से वे समझ जाएंगे कि हमारी न्यूनतम मात्रा हेवन लाइटनिंग बांस पुनर्तः व्यर्थ है। आपको भी ज्ञात है कि हेवन लाइटनिंग बांस के अनेक स्तर हैं। हमारा मात्र कुछ सहस्राब्द पुराना सफ़ेद लाइटनिंग बांस है। भले ही इसे जादुई उपकरण में शुद्ध किया जाए, यह आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली न होगा। इसे बाद के लिए छोड़ने से बेहतर है इसे उपयोग करना। वैसे भी, चूंकि वह संप्रदाय एल्डर बनने को सहमत हुआ, हमें केवल सम्मानपूर्वक व्यवहार करना है और वार्षिक भेंट देनी है ताकि जब संप्रदाय को महान शत्रु का सामना हो तो वह अस्वीकार करने की हिम्मत न करे। ज़ियारा लिन ने उदासीन भाव से आराम से कहा। युवती ने तब हल्की कड़वी मुस्कान के साथ जारी रखा, इसके अतिरिक्त भले ही अन्य हेवन लाइटनिंग बांस में रुचि रखें, हमारी वर्तमान स्थिति में कौन हमारे संप्रदाय का एल्डर बनने को इच्छुक होगा और अपनी स्थिति घोषित करने का साहस करेगा? इससे अपनी समस्याएं उत्पन्न होंगी। मूलतः मेरी माता ने अपनी कोर फॉर्मेशन भिक्षु स्थिति को एल्दजाओ और मेंग पर संतुलन के रूप में उपयोग किया ताकि वे संप्रदाय के हित में सच्चे कार्य करें। आखिरकार उच्च श्रेणी भिक्षुओं को मोहक तकनीकों और स्त्री मोह से जीतने पर विश्वासघात का भय बहुत अधिक है। लेडी फैन और जुओ रूटिंग तब मौन हो गईं। हाल ही में अनेक विश्वासघातों का अनुभव करने से दोनों को अपनी मोहक तकनीकों पर अधिक विश्वास न रहा और कनिष्ठ सखी के शब्दों में तर्क लगा। अभी के लिए संप्रदाय मामले हम तीनों द्वारा संयुक्त रूप से संभाले जाएंगे। जब तक हमारा कोई सदस्य कोर फॉर्मेशन न पहुंचे तब तक संप्रदायाध्यक्ष न होगा। जल्दबाजी न करें, युवती ने निर्णायक रूप से कहा। इस बार दोनों दूतों को कोई असहमति न थी। क्या हम वरिष्ठ हान से गहन साधना द्वारा संप्रदाय कार्यों में हस्तक्षेप की आशा कर सकते हैं? क्या हमें कोई सावधानी बरतनी चाहिए? जुओ रूटिंग ने ठंडे स्वर से पूछा। आवश्यकता न होगी। यद्यपि मैंने उसके साथ अधिक व्यवहार न किया, उसके शब्द दर्शाते हैं कि वह साधना में दृढ़ साधक है। वह साधना से बाहर कार्यों की परवाह नहीं करता। अन्यथा जब मैंने महिला शिष्या को रखेल के रूप में देने का प्रस्ताव दिया तो वह विचलित होता। संभवतः इसी कारण वह कोर फॉर्मेशन में पहुंचा। ज़ियारा लिन ने सिर हिलाया और हल्की प्रशंसा दिखाए। क्या हमें कोर फॉर्मेशन का कोई अवसर मिलेगा? लेडी फैन ने ऐसा कहा मानो कोर फॉर्मेशन की आशा न रखती हो।
झुओ रूटिंग ने सुनकर उसके मुख पर हल्का उदासी छाए। लगता था ये सुंदर स्त्रियां भी कोर फॉर्मेशन को अत्यधिक चाहती थीं। डॉट 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 डॉट। इस समय जायन अपनी गुफा निवास लौट चुका था। उसने जल्दबाजी न की और प्रथम अनेक प्राचीन अभिलेखों की खोज की। बहुत कठिनाई से उसने एक जैद स्लिप से हेवन लाइटनिंग बांस की साधना विधि प्राप्त की और वर्णित विधि के अनुसार औषधि उद्यान में बांस लगाया। नए लगाए पतले हेवन लाइटनिंग बांस डंठल को घूरते हुए जायन अत्यधिक उत्साहित हो गया। निस्संदेह उसे ज्ञात था कि हेवन लाइटनिंग बांस के गुण स्तर भिन्न हैं। हालांकि उसने इसे हृदय न लिया। कारण ये था कि हेवन लाइटनिंग बांस का गुण और आध्यात्मिक प्रकृति इसकी आयु पर निर्भर करती है। हेवन लाइटनिंग बांस 5 सहस्र वर्ष से कम आयु का होने पर सामान्य सफ़ेद बिजली छोड़ता है। जब ये 5 सहस्र से अधिक पुराना हो जाता है तो बिजली नीली हो जाती है और बहुत शक्तिशाली। जब ये 10 सहस्र वर्ष का हो जाता है तो बिजली मंद स्वर्ण हो जाती है। उस अवस्था में बिजली का आश्चर्यजनक प्रभाव दुष्ट दानवी तकनीकों को प्रतिबंधित करने का होता है और भिक्षु इसे शैतान नाशक बिजली कहते हैं। ये किंवदंती वाली स्वर्ण बिजली बांस साधना लोक में देखा गया सबसे पुराना हेवन लाइटनिंग बांस था। ये स्कैटर्ड स्टार सागरों में केवल एक बार देखा गया था। किसी को ज्ञात न था कि यह कहाँ से आया और मात्र छोटा टुकड़ा था। परिणामस्वरूप इस वस्तु ने स्कैटर्ड स्टार सागरों में शूशी वर्षों तक रक्तपात कराया। अनेक महाशक्तियां खुलेआम और गुप्त रूप से इसे हथियाने के लिए संघर्षरत रहीं। यह असंख्य भिक्षुओं के हाथों से गुजरा, लेकिन अंत में किसी ने इसे जादुई खजाने में शुद्ध न कर सका। कारण ये था कि बांस अपनी विचित्र उपस्थिति जितना ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। इससे उस समय अनेक महाशक्तियां क्रोधित हुईं और लंबे समय तक खोज करती रहीं, फिर धीरे धीरे पीछा छोड़ दिया। पूर्व विवाद की महत्ता स्पष्ट दर्शाती है कि 10 सहस्र वर्ष पुराना स्वर्ण बिजली बांस कितना अमूल्य था। जायन ने अभी तक कोई आध्यात्मिक वस्तु 10 सहस्र वर्ष तक पालित न की थी। सामान्यतः औषधि गोलियों के लिए अधिकतम 2 सहस्र वर्ष पुरानी सामग्रियां पर्याप्त होती हैं। इसलिए हेवन लाइटनिंग बांस को स्वर्ण बिजली बांस तक पालित करने की प्रत्याशा ने उसे अत्यधिक उत्साहित और कुछ बेचैन कर दिया। आगामी दिनों में जायन ने हरे रस से बांस को परिपक्व किया और हेवनली स्टार सिटी के बाजार में बारंबार भ्रमण करने लगा। बांस क्लाउड स्वार्म तलवारों के लिए मुख्य सामग्री के रूप में आवश्यक आध्यात्मिक लकड़ी के अतिरिक्त कुछ दुर्लभ सहायक सामग्रियों की आवश्यकता थी जो अंततः उसके कोरज्वाला में शुद्ध होनी थीं। इसके अतिरिक्त चूंकि ये तलवारें जादुई खजानों का सेट थीं, समान सामग्रियों की बहुत अधिक मात्रा चाहिए। यद्यपि जायन ने कुछ इकट्ठा कर ली थी, लेकिन पूर्ण सेट के लिए पर्याप्त न थी, इसलिए खोज जारी रखनी पड़ी। स्कैटर्ड स्टार सागर स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र से कहीं अधिक सामग्रियों से समृद्ध थे। 2 वर्षों के उदार असीमित व्यय से दिवालिया होने के बाद उसने आवश्यक वस्तुओं को मुश्किल से इकट्ठा किया। इस कारण उसे अपनी शेष दुर्लभ राक्षस कोर बेचकर ध्यान आकर्षित करने का जोखिम उठाना पड़ा। अब जायन केवल अपने लगभग खाली भंडारण थैले को देखकर आकाश की ओर लंबी सांस ले सका। जादुई खजाना शुद्धिकरण, विशेष रूप से उत्तम जादुई खजाना, सामान्य एकाकी भिक्षु के बस की बात न थी। डॉट 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 डॉट। एक दिन जायन ने अपरिहार्य प्रत्याशा के साथ औषधि उद्यान में प्रवेश किया। कुछ दिन पूर्व उसने हेवन लाइटनिंग बांस को 10 सहस्र वर्ष की आयु तक पहुंचाने के लिए हरा बूंद टपकाया था। किंवदंती वाले स्वर्ण बिजली बांस की महान शक्ति सोचकर जायन उत्साहित हो गया। बांस लगाने पर वह मात्र 2 इंच लंबा था, लेकिन अब इसमें विशाल परिवर्तन आ गया था। अब वह लगभग 1 फुट लंबा था, चमकदार पन्ना हरा शरीर वाला और हल्के इंद्रधनुषी प्रकाश से आच्छादित। कुछ क्षण ध्यानपूर्वक जांच के बाद उसने छोटी तलवार जादुई उपकरण हाथ में बुलाया और सफेद प्रकाश धारा के रूप में बांस पर छोड़ा। एक मंद स्वर्ण बिजली चाप छूटा। पॉप के साथ छोटी तलवार स्वर्ण बिजली चाप से उछाल दी गई, नीले धुएं की कुंडली बनकर बिना निशान गायब हो गई। इसे देखकर जायन तुरंत मुस्कुराया और अत्यधिक प्रसन्न हुआ। अब वह जानना चाहता था कि यदि ज़ियारा लिन को पता चले कि सफ़ेद लाइटनिंग बांस स्वर्ण लाइटनिंग बांस बन गया तो वह कैसा मनोरंजक मुखारविंद बनाएगी। केवल अफसोस था कि उसे इसे देखने का कभी अवसर न मिलेगा। ये संभवतः साधना लोक पहुंचने के बाद उसका सबसे लाभकारी आदान प्रदान था। लघु हरा बांस मंडप। जायन आनंद में डूबा होने पर भी कुछ जिज्ञासु हो गया। यदि वह स्वर्ण लाइटनिंग बांस को और परिपक्व करे तो क्या परिवर्तन होगा। ऐसा सोचकर जायन ने कई मांस और हरा रस टपकाया, लेकिन न तो इसकी शक्ति न रूप बदला। यहाँ तक कि ऊंचाई भी पुनर्तः वही रही, बिना एक कण वृद्धि के। हालांकि इस दौरान उसके पार्श्व में एक युवा बांस अंकुर उगने लगा और हरा रस टपकाने पर युवा अंकुर अधिक और बढ़ने लगा। कई मास बाद एक नया पूर्ण डंठल हेवन लाइटनिंग बांस उग गया, मूल जैसा ही प्रतीत होता। जायन इस विकास पर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। सच कहें तो मूल डंठल 12 बांस क्लाउड स्वार्म तलवारों के सेट शुद्ध करने के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त था। लेकिन अब चूंकि उसे ज्ञात हो गया कि हरा रस युवा अंकुर उत्पन्न कर सकता है, उसकी कच्ची सामग्री की न्यूनता पुनर्तः हल हो गई। हालांकि इससे जायन की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गईं।
मुख्य सामग्री की कमी की चिंता न होने से जायन अब 12 उड़न तलवारों के सेट तक सीमित न रहेगा। वह अब 72 बांस क्लाउड स्वार्म तलवारों का पूर्ण सेट शुद्ध करने के लिए प्रेरित हो गया। यद्यपि प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन भिक्षु को इतनी बड़ी संख्या उड़न तलवारों को एक साथ शुद्ध करने और नियंत्रित करने की जादुई शक्ति अभाव थी, लेकिन जायन को जल्दबाजी न थी। वह अपनी साधना के अनुसार धीरे धीरे एक एक सेट शुद्ध कर सकता था। वैसे भी जब तक उड़न तलवारें एक ही सेट की हों, वह उन्हें एक जादुई खजाने के रूप में शरीर में संग्रहित कर सकता था। वह प्रत्येक तलवार को अलग अलग उपयोग करने में भी कोई समस्या न होगी। ऐसा सोचकर जायन का हृदय फर्वेंट इच्छा से प्रज्वलित हो गया और उसने विचार किया कि क्या वह इसके योग्य है। जादुई खजानों के सेट शुद्धिकरण में सबसे बड़ी समस्या प्रत्येक खजाने की मुख्य सामग्री के अंतर और शुद्धिकरण सफलता की कठिनाई थी। लेकिन असीम हेवन लाइटनिंग बांस होने से ये समस्याएं न थीं। शुद्धिकरण के संबंध में अगला चिंता सहायक सामग्रियों की तैयारी थी। उसने सहायक सामग्रियां पहले ही तैयार कर ली थीं। सौभाग्य से 72 तलवारों का सेट शुद्ध करने में 12 तलवारों के सेट जितनी ही सहायक सामग्रियां लगेंगी, इसलिए अधिक ढूंढने की आवश्यकता न थी। अब केवल जादुई खजाना शुद्धिकरण क्षमता की कमी की चिंता थी। उसे उपकरण शुद्धिकरण का अनुभव भी न था। यदि सामान्य जादुई खजाना शुद्ध कर रहा होता तो कोई समस्या न होती, वह आसानी से सफल हो जाता। हालांकि एक भी बांस क्लाउड स्वार्म तलवार शुद्धिकरण सामान्य जादुई खजाने से कहीं अधिक जटिल था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्तिगत उड़न तलवार अपूर्ण उत्पाद थी जिसे विशिष्ट जादू संरचना से उपचारित करना आवश्यक था, क्योंकि वे सेट बनाती थीं। इसलिए जादू संरचनाओं का ज्ञान भी आवश्यक था, अन्यथा इस जादुई खजाने को पूर्णता तक शुद्ध करना असंभव था। चूंकि जायन अत्यंत दृढ़ संकल्प वाला पुरुष था, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी वह सर्वोत्तम या कुछ न लेता। यह हेवन लाइटनिंग बांस प्राप्ति में भी उसके दृढ़ संकल्प से प्रकट होता था। अगले पूरे दिन जायन ने अगले 20 वर्षों की साधना योजनाओं पर चिंतन किया। कुछ दिनों बाद हेवनली स्टार सिटी के बाजार में एक असाधारण छोटी दुकान का नया मालिक आ गया। वह लगभग 30 वर्षीय साधारण युवक प्रतीत होता था और उसके साथ एक गौरवशाली विशालकाय मुख वाला पुरुष था। इस युवक ने दुकान का नाम लीज मिश्रित वस्तुओं से लघु हरा बांस मंडप कर दिया। दुकान प्रथम तावीज और औषधि सामग्रियां बेचती थी, लेकिन आधा मास बाद मोटे निम्न श्रेणी जादुई उपकरण बेचने लगी। लेकिन आसपास के दुकानदारों को हताश करने वाली बात यह थी कि युवक अपनी दुकान से कम बाहर निकलता। वह पूरे दिन बिना कवा पतली प्राचीन पुस्तक पढ़ता रहता और कभी कभी आनंद से नाचता, मानो पुनर्तः आनंदित हो। हालांकि कभी कभी वह दुकान के पीछे निवास में प्रवेश कर लंबे समय तक रहता। ग्राहक और व्यवसाय उस विशाल सरल पुरुष द्वारा संभाले जाते। आसपास के दुकानदार सभी हेवनली स्टार सिटी के स्थानीय साधारण मनुष्य थे और वहां जीविका कठिन थी। एक दुकानदार बूढ़ा हरीश, जो धूसर बालों वाला था, जन्मजात न्यून आध्यात्मिक जड़ों वाला चौथे क्यूआई संघनन स्तर पर पहुंचा था। लेकिन इतनी न्यून साधना होने पर भी बूढ़ा हरीश को साधारण मनुष्यों से महान सम्मान मिलता और उसे हमेशा अमर गुरु हरीश कहा जाता। उन्हें ज्ञात था कि यह युवक साधारण मनुष्य है, क्योंकि जादुई शक्ति अभाव से, क्योंकि कुछ ने पूर्व में गुरु हरीश से पूछा था। इस समाचार से उन्हें साहस मिला और वे दुकान पर आते, युवक खान नामक से दैनिक जीवन आदि पर वार्तालाप करते। आखिरकार ये स्थान कुछ सुनसान था और व्यवसाय धीमा। वे एक दूसरे की दुकानों पर आकर ऊब भगाते, गपशप करते। इस अपरिचित चेहरे के आगमन से निश्चय ही बातें बढ़ गईं।